ओके। अस्सलाम वालेकुम। ये था कि ये जो प्लांट है ना, इस प्लांट इसके ऊपर क्रॉस लगा है। फर्ज किया क्रॉस लग गया, बोल्ड आ गया बहुत ज्यादा। अब हमें चेक करना है कि इसके अंदर क्या होगा। ठीक है। क्रॉस बंदा बीमार हो गया तो वो बीमार क्यों होगा, क्वेश्चन के लिए। ठीक है। प्लांट है, सिम्टम्स आई है, वो सिम्टम किस वजह से आई है, ये क्वेश्चन है। ठीक है। अब इन सारे क्वेश्चन के आंसर हम तब तक नहीं दे सकते जब तक हमें ये पता ना चल सके कि हुआ क्या। क्या है कि इस प्लांट को हुआ क्या है। डॉक्टर भी उस वक्त तक डायग्नोस नहीं कर सकते, कोई ट्रीटमेंट नहीं दे सकते जब तक बीमारी का पता ना चले। अच्छा, बीमारी का पता कैसे चलेगा? सिम्टम से। फिर सिम्टम्स जिसको हम फिनोटाइप कहते हैं। ठीक है। वो फिनोटाइप आई कैसे? क्वेश्चन ये है कि हमें लग रहा है कि ही लुक्स, वो जो है कि वो सारा का सारा बीमार लग रहा है। अब इसकी वजह क्या है ये मालूम नहीं। सिम्टम का पता लगना भी एक ब्लेसिंग होता है। सिम्टम आइडेंटिफिकेशन इज अ, क्यों, अगर सिम्टम्स का ना पता हो तो हम डिजीज का डायग्नोसिस नहीं कर सकते। सबसे पहले तो ये सिम्टम्स आ गई, इसको हम फिनोटाइप कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि फिनोटाइप आई किस वजह से, ऐसा क्या हुआ बॉडी के अंदर के सिम्टम्स आ गई। ये हम उस दिन हम पढ़ रहे थे कि अच्छा, उसके लिए हमें अगर प्लांट्स हैं या जिस तरह भी हम मालूम करते हैं कि हॉर्टिकल्चर के अंदर हर एक पौधे को कौन सी बीमारी आई है और उसको कौन सी फर्टिलाइजर देना है या कौन सी, वो डायग्नोस कर लेना जी, दिस इज अ मेजर जो है ना कंसर्न है कि हमें ये पता होना चाहिए कि ये कैसे है। उसके लिए ये एक टेक्निक है जिसको हम कहते हैं जीन एक्सप्रेशन एनालिसिस। उससे हमें ये पता चल जाता है कि क्या हो रहा है। समझ आ गई आपको? इससे हमें ये पता चल जाता है कि क्या हो रहा है। उसके लिए हम नॉर्मली क्या करते हैं कि हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट के अंदर हम ये करते हैं कि कुछ पौधों को हम नॉर्मल कंडीशन में रख देते हैं और कुछ को हम जो ट्रीटमेंट देनी होती है, इसको हम स्टूडेंट टी टेस्ट भी कहते हैं। वो क्या लगाते हैं हम, पढ़ा हो स्टूडेंट टी टेस्ट क्या होता है? टी टेस्ट से हमें पता चल जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंट्रोल। अगर दो ट्रीटमेंट है ना हमारे पास, सिर्फ दो ट्रीटमेंट है, तो फिर हम लगाते हैं टी टेस्ट। क्या लगाते हैं? टी टेस्ट। अगर तीन या तीन से ज्यादा ट्रीटमेंट है, फिर हम लगाते हैं अनोवा। फिर क्या लगाते हैं? हमने सिर्फ ये मालूम करना है कि दो डिफरेंट ट्रीटमेंट के दरमियान में डिफरेंसेस क्या है, उनको मालूम करना है। उसे हम कहते हैं स्टूडेंट टी टेस्ट। ठीक है। लेकिन दोनों के अंदर हम मालूम क्या करते हैं? पी की वैल्यू। पी क्या कहते, पी किसे कहते हैं? प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है? चांसेस ऑफ फाइंडिंग समथिंग। फर्ज किया अब हम देखते हैं कि एक ऐसी चीज जिसके फाइंड करने के चांसेस बहुत ज्यादा हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी पी की वैल्यू 0.05 से ज्यादा आएगी। ठीक है। एक ऐसी ट्रीटमेंट जो कि बाकी पांच ट्रीटमेंट सेम तरह की है, एक ऐसी ट्रीटमेंट है जिससे डिफरेंट रिजल्ट आ रहे हैं, तब उसकी वैल्यू पी की 0.05 से कम आएगी। अगर ये हमारे पास ट्रीटमेंट ये है कि एक में 75 लीड आ रही है, एक में 78 लीड आ रही है, एक ट्रीटमेंट से एक से 81 आ रही है, तीसरे से 79 आ रही है। इन चारों की अगर हम अनोवा लगाएंगे तो पी की वैल्यू 0.05 से ऊपर आएगी। उससे क्या आएगी? पी की वैल्यू जो है, भी नॉर्मली इस सारी रेंज के अंदर हमें एक ही तरह का डाटा मिल रहा है हर 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 ट्रीटमेंट से। लेकिन अगर एक ऐसी ट्रीटमेंट हो जिससे हमारा डाटा 150 मिले, तो इट मींस दैट देयर इज अ सिग्निफिकेंट चेंज। जब सिग्निफिकेंट चेंज आएगी उसका मतलब ये होगा कि पी की वैल्यू 0.05 से कम हो जाएगी। 0.05 से कम हो जाएगी। अब वो तमाम जीन्स जिसके अंदर पी की वैल्यू 0.05 से कम आए, वो सिग्निफिकेंटली
अस्सलाम वालेकुम। ओके। उससे पी की वैल्यू जो है 0.05 से कम होगी तो वो सिग्निफिकेंटली डिफरेंट होंगे, वो उसको उसको हम कहेंगे डेग। उसे क्या कहेंगे? ऐसे जीन्स फर्ज किया अब यहां पर आ जाता है सलाब, डेग, CEG, डेग। फर्ज किया हमें यहां पर ऐसे ना आ जाता है सलाब, या पानी आ जाता है यहाँ पर। आप पहले भी यहाँ पर कुछ ना कुछ हरकत कर रहे थे, कुछ ना कुछ घूम फिर रहे थे इस इलाके में, लेकिन जब बारिश आई, यहाँ पर पानी ज्यादा आ गया, तब आपकी हरकत ज्यादा तेज हो गई। इट मीन्स दैट आप उस सैलाब को रोकने में को हेल्प कर रहे हो। यहाँ पर पानी जो आया है, और ये जो लड़कियां हैं, ये तीनों लड़कियां भाग गई यहाँ से, इनमें उनकी हरकत जीरो हो गई। जीरो का मतलब अब इनका कोई रोल नहीं है इस पानी को रिमूव करने में। लेकिन आप तीनों का हमने देखा कि आप पहले जितना काम कर रहे थे ना, उससे ज्यादा काम कर रहे हैं। लेकिन आप लोग तीनों जहां से ज्यादा चले गए हैं, जहां बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं। इट मीन्स दैट इन तीनों का कोई रोल है इस सैलाब को, इस पानी को रोकने में। अच्छा, इट मीन्स आप टैग्ड हो, आप क्या हो? डिफरेंशियली एक्सप्रेस जीन हो। ठीक है? मेरी बात की समझ आई ना? आप लेकिन अगर यहां से अभी ये नहीं पता चला कि आपका रोल क्या है, लेकिन आपका रोल का तो पता चल गया कि आप इस ड्रॉ सलाब के दौरान कुछ ना कुछ काम करते हो। वो काम क्या करते हो वो नहीं पता चला अभी। हमें ये पता चल गया कि यू आर डूइंग समथिंग, लेकिन वो समथिंग है क्या, वो नहीं पता चला। इससे RNA के एनालिसिस से हमें ये पता चलता है कि आप यहां प्रेजेंट हो और काम कर रहे हो। काम आपका, एसन का काम इस सैलाब से पौधे को बचाना है, या पौधे को और खराब करना है। फर्ज किया ये दोनों काम करते हैं, आप इनको डिस्टर्ब कर रहे हैं। काम कर रहे हैं आप, लेकिन एक्चुअली आप ये जो काम करने वाले जीन्स है ना, उन, उनको नेगेटिवली इफेक्ट कर रहे हो। इट मीन्स दैट आप एक ससेप्टिबल जीन्स है, आप एक जो ससेप्टिबल मतलब डिजीज काजिंग वाले जीन्स है। लेकिन अगर अब हमें कैसे पता चलेगा कि आपका फंक्शन क्या है? RNA-seq एनालिसिस हमें बहुत अच्छे तरीके से ये बता देता है कि हमने करना क्या है। ठीक है? इससे आपका फंक्शन हम पता चल जाता है कि किसी भी जीन का फंक्शन क्या होगा। वो फिर हम क्या करते हैं कि नेक्स्ट क्रॉप में क्या करते हैं कि आपका जो जीन है जो ओवर एक्सप्रेस हुआ है, आप डिफरेंशियली एक्सप्रेस जीन है, अब हम आपको कर देंगे म्यूटेट। क्या कर देंगे? म्यूटेट। जब हम आपको म्यूटेट करेंगे तो क्या होगा कि अब हम दोबारा से लाभ लेकर आएंगे पौधे के ऊपर। सेम कंडीशन दे के देखेंगे उस पौधे को जिसके अंदर आपको म्यूटेट किया गया। उसका जो वाइल्ड टाइप है उसमें आपका एक्सप्रेशन ज्यादा आता था। जिसका उसको जब हम वाइल्ड टाइप को कोई ड्राउट पानी का स्ट्रेस देते थे, तो आप ज्यादा काम करते थे, आपका ज्यादा एक्सप्रेशन था। लेकिन अब हमने आपको कर दिया म्यूटेट। म्यूटेट कैसे किया? क्रिस्पर कैस के थ्रू जीन एडिटिंग कर दी, या आपने म्यूटेशन ब्रीडिंग की। आपने किसी भी तरीके से ये जो जीन है ना, अब चाहे ड्राउट आता है, कोल्ड आता है, तो आप एक्सप्रेस नहीं होते। अब हम देखते हैं कि अगर पौधे के ऊपर यील्ड बढ़ गई है, पहले फर्ज किया पहले उस पौधे की यील्ड अंडर कोल्ड, ये जो वाटर स्ट्रेस है, वो आती थी 85। लेकिन आपको जब हमने डिलीट किया, फायर मार दिया, आपका जीन साइलेंसिंग कर दी, तो अब क्या हुआ कि वहां पर जो दूसरे ये दोनों जीन्स हैं इनकी कारकर्दगी बेहतर हो गई, और इस पौधे की यील्ड 85 से 105 हो गई। इट मींस आप एक नेगेटिव जीन थे, आप एक नेगेटिव जीन थे, आप ससेप्टिबल जीन थे, आप क्या थे? लेकिन अगर आपकी म्यूटेशन से
वो यील्ड 85 से और कम हो गई, इट मींस आप एक पॉजिटिव जीन थे। अब हम क्या करेंगे कि आप जीन को फिर दूसरे क्रॉप के अंदर हम ओवर एक्सप्रेस करवाएंगे। अगर वो पौधा भी यील्ड अच्छी ले गया, पहले से ज्यादा अच्छी यील्ड होगी अंडर वाटर स्ट्रेस, तो हमने एक जीन आइडेंटिफाई कर लिया और उसको कमर्शलाइज भी कर दिया, उससे एक ऐसी वैरायटी भी डेवलप कर ली जो कि अब पौधों को हम कोल्ड या ड्राउट या सॉल्ट या जो भी स्ट्रेस के दौरान पौधों को हम ग्रो करते हैं, तो पौधों के ऊपर पानी का स्ट्रेस नहीं आता। ये है ओवरऑल टेक्निक। अच्छा, अब है कि क्वेश्चन ये है कि जो जो हम आरएनए सीक एनालिसिस करते हैं, ये अथेंटिक कितना है, एथिक्स क्या होते हैं, वैल्यूज क्या होती है। तो जी हाँ, आपका बड़ा अच्छा किचन गार्डनिंग का प्रोजेक्ट था। तो वो उसमें आप कैसे कहेंगे कि ये हमारा प्रोजेक्ट कामयाब है। कैसे कैसे पॉजिटिव का मतलब क्या होगा, किचन गार्डनिंग का आपने देखा है प्रोजेक्ट लगाया है जिसमें आपका क्या है कि मिनिमम इनपुट्स और लोगों की सेहत ठीक हो गई, लोगों की ऑर्गेनिक हो गई, कम खर्च हुई, ज्यादा न्यूट्रिशन आ गई। जितने ज्यादा कंज्यूमर आपके उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेंगे, इट मींस यू आर डूइंग गुड। ठीक है, समझ आ गई आपको। अच्छा, इसी तरह ही ये जो आरएनए सीक एनालिसिस है, हम कैसे कहेंगे कि ये एक अच्छी टेक्नोलॉजी है। इट मीन इससे अगर हमने कोई चीज डायग्नोज की, फर्ज किया हमने कोई चीज डायग्नोज की, फर्ज किया आप क्यों कोई डिजीज थी, क्या तुम्हारा नाम है बच्चे, जैन, आपको कोई डिजीज थी और हमने आपका ब्लड सैंपल लिया, हमने आरएनए सीक एनालिसिस किया, क्योंकि हर बंदे का इम्यून सिस्टम डिफरेंट है। वजीहा का फर्ज किया जल्दी नजला जुकाम हो जाता होगा, ठीक है, ज्यादा जल्दी बीमार हो जाती होगी। अभी कोविड 19 आया था ना, तो हर बंदे को अगर फर्ज किया एटली एक्सपोजर तो हुआ होगा, लेकिन कुछ बंदे बच गए और कुछ को सीवियर डिजीज हो गई और कुछ बिल्कुल ही डेथ हो गई और कुछ को कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, ये वजह क्या था कि हर एक बंदे का इम्यून सिस्टम डिफरेंट है। जो आरएनए स्टिक एनालिसिस है ना, इससे हम ये मालूम कर सकते हैं कि हर एक का इम्यून सिस्टम कितना है, कितना स्ट्रांग है, ठीक है, कितना वीक है। फिर उसके मुताबिक हम पर्सनलाइज मेडिसिन की तरफ जा सकते हैं। पर्सनलाइज मेडिसिन क्या होती है, फर्ज किया आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, हम छोटी सी भी डोज देंगे तो वायरस मर जाएगा, और आपको हाई डोज देने की जरूरत नहीं है। वजीहा का कमजोर है, ठीक है, वजीहा को तो बम पे धमाका ही करना पैना फिर ही इन्हों इलाज होना। ठीक है, तो इसलिए अब लेकिन अगर हम कहते हैं ना कई बंदों को सिर्फ ना टेलीफोन कर लिया ना बंदे का पुत्र बन जा तो ठीक हो जाता। ठीक है, कईयों को फिर ना जरा जाके ना को जरा थप्पड़ थप्पड़ मारने पैंदे हैं, कई टंगा टूंगा तोड़नियां पैंदियां, फिर जाके वो जो ज्यादा स्ट्रांग होता है उसको फिर गोली शोली पड़ती है, तो तब जाकर वो ठीक होता है। ये आरएनए सीक एनालिसिस से हम ये मालूम करते हैं कि एदी की तोड़नी है, हड्डी तोड़नी है या एदा काल करनी है या क्या करना है, ये सारा काम हमें कौन बताता है, आरएनए सीक एनालिसिस। अच्छा, अब आरएनए सीक एनालिसिस ये तो हमें पता चल गया कि इसकी एप्लीकेशन क्या है, कि आरएनए सीक एनालिसिस से हम जीन एक्सप्रेशन पैटर्न को स्टडी करके हम ये मालूम कर सकते हैं कि पर्सनलाइज्ड मेडिसिन की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा हम रिसर्च में आइडेंटिफाई कर सकते हैं जीन्स जिसको जो कि खास डिजीज के साथ लिंक है, या रेजिस्टेंट जीन है या वो ससेप्टिबल जीन्स है, इनको हम टारगेट और आइडेंटिफाई करके उनको फिर किसी और क्रॉप के अंदर एक्सप्रेशन कर सकते हैं। अब ये तो सारा काम हो गया कि ये काम ये कर सकते हैं आरएनए सिक से। आरएनए सिक अथेंटिक है, ये कैसे पता चलेगा। ठीक है, अब आप अक्सर जाते हैं किसी डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर कहता है, अगर आप कहते हैं ना किसी लोकल सी लैब से टेस्ट करवा के जाते हैं ना, तो वो कहता है नहीं 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 नहीं, आप इसका ना शौकत खानम से टेस्ट करा के आओ। वो ऐसा क्यों कहता है, ऑथेंटिक रिजल्ट्स के लिए, ऑथेंटिक रिजल्ट्स के लिए।
ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि दिस इज एन अथेंटिक रिजल्ट, दीज आर अथेंटिक रिजल्ट्स? उसके लिए हमें इस टेक्नोलॉजी से हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो टेक्नोलॉजी है ये ठीक है, ये एक अथेंटिक टेक्नोलॉजी है। अच्छा, इसके लिए हमें क्वालिटी चेक्स की तरफ जाना पड़ेगा। क्या जाना पड़ेगा? क्वालिटी चेक्स की तरफ। क्वालिटी चेक्स क्या होता है? मैंने बताया ना कि आपका क्वालिटी चेक 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 क्या होगा कि आपने ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर डाला है वो वाकई ऑर्गेनिक है। वो कैसे पता चलेगा? कोई ना कोई ऐसा मेथड होगा जिसके थ्रू एक एंड, अच्छा, उस दिन मैंने आप लोगों को बात बताई थी कि हमें एंड यूजर को भी सेटिस्फाई करना होता है, क्योंकि आपको पता है कि जैन के दुनिया के अंदर ना कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर पीएचडीज होती हैं। एमबीए में आगे आगे जाके कस्टमर्स को आप कैसे सेटिस्फाई रखेंगे, इसके ऊपर रिसर्च होती है, पीएचडीज होती हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा कस्टमर सेटिस्फाइड है? हमारी टेक्नोलॉजी के थ्रू, हमारी किचन गार्डनिंग के थ्रू, हमारी आरएनए सीक एनालिसिस। अब एक डॉक्टर सेटिस्फाई है क्योंकि वो आपका एंड यूजर डॉक्टर है। डॉक्टर को आपने सेटिस्फाई रखना है कि हमारी ये जो टेक्नोलॉजी से जो रिजल्ट्स आते हैं वो ऑथेंटिक है, और आप उससे जो डायग्नोज करते हो ट्रीटमेंट, और उससे जो मेडिसिन आप अपने पेशेंट को रिकमेंड करते हैं, उससे वाकई वो इंसान अगर ठीक हो जाए, इट मीन हमारी टेक्नोलॉजी आरएनए सिक वाली ठीक थी। उसने जो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके दिया है वाकई वही प्रॉब्लम था, और डॉक्टर ने भी उसी के मुताबिक प्रिस्क्राइब किया। और इस तरह आपका किचन गार्डनिंग का प्रोजेक्ट है, मैंने बताया ना कि अगर आप क्लेम करती हैं कि दे आर ऑर्गेनिक और उसे सेम वो सारी की सारी चीजें हैं, तो उसको आपका जो कस्टमर है ना वो सेटिस्फाई होना चाहिए। अगर आपका कस्टमर सेटिस्फाई नहीं है, नेक्स्ट टाइम आप उस स्टोर से कभी भी चीज नहीं लोगे। अभी मैं किसी मेडिकल स्टोर में जाता हूँ ना जहां पर मुझे पर क्या मैंने 5 मेडिसिन लेनी थी, 2 मिली या 3 नहीं मिली, मैं अब नेक्स्ट टाइम उधर नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि उसके पास वैरायटी नहीं है। अब मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं एक ही मेडिकल स्टोर पे जाऊं और सारी मेडिसिन मुझे वहीं से मिल जाए, तो नेक्स्ट टाइम मैं क्या करूंगा कि सिर्फ उसी स्टोर के पास जाऊंगा, सारी अवेलेबल होंगी। मैंने बल्कि पिछले दिनों में फजलदीन फार्मेसी वालों के पास गया, तो उनके मेरी बेगम ने कहा तो को ना जाया करो, वो लभदी नहीं कुछ है। ठीक है, इट मीन दैट कस्टमर इज नॉट सेटिस्फाइड विद देयर प्रोग्रेस, और उनकी वो चीजें हैं उसके मुताबिक वो सेटिस्फाई नहीं है। ठीक है। अब आरएनए सिक टेक्निक है, उसको कैसे पता चले कि हमें भी सेटिस्फाई, पहले तो हमें भी पता होना चाहिए कि ये जो मैं इसके ऊपर मैं खुद एनालाइज कर रहा हूँ चीजों को, कि मुझे कैसे सेटिस्फाई होऊंगा कि ये टेक्निक ठीक है। उसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट, जिस तरह मैंने कहा ना, प्लान करते हैं। एक्सपेरिमेंट के अंदर हम क्या करते हैं कि हम एक कंट्रोल और ट्रीटेड के अंदर एक कंट्रोल लेते हैं, एक को क्रॉस टॉलरेंट, दोनों से हम आरएनए आइसोलेट करते हैं। क्या करते हैं? और उसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्टोमिक एनालिसिस। क्या कहते हैं उसको? उसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्टोमिक एनालिसिस। ट्रांस ट्रांसक्रिप्टोमिक एनालिसिस क्या होता है कि ट्रांसक्रिप्टोमिक एनालिसिस क्या होगा? जो डीएनए से आरएनए बनता है उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। और टोटल जो आरएनए प्रोड्यूस हुआ होता है उसे हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्टोम। उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एमआरएनए आइसोलेट करते हैं। क्या करते हैं? एमआरएनए, पूरा सेल के अंदर जो एमआरएनए होगा, फर्ज किया एक पौधा है वो कंट्रोल कंडीशन में है, उसके अंदर जो आरएनए एक्सप्रेस हुआ होगा वो उसका ट्रांसक्रिप्टोम होगा। एक पौधा है जिसको फ्रॉस्ट दी, अब उसके अंदर लीफ के अंदर जो आरएनए एक्सप्रेस हुआ होगा वो उसका ट्रांसक्रिप्टोम होल होगा, उसका ट्रांसक्रिप्टोम। फर्ज किया अब आप है ना अभी घर में रहती हैं, तो आप और तरह के कपड़े या और तरह की कंडीशन में रहती हैं,
लेकिन इधर आती हैं। अब हम इसका कहेंगे कि आपका जो शूटिंग ड्रेस है, यहां पर आने के लिए और है, घर में रहने के लिए, शादी पे जाने के लिए होगा उसको वो आपका जीन एक्सप्रेशन है। पर क्या वो आपका शूटिंग एक्सप्रेशन है? क्या है? शूटिंग एक्सप्रेशन है। लेकिन कुछ चीजें तो कॉमन होंगी, फर्ज किया अभी वेस्ट है, या कोई टोपी शोपी है, या कोई ऐसी चीज है वो कॉमन है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो डिफरेंट है। ठीक है, मेकअप किट डिफरेंट हो सकती है, वो चीजें सारी की सारी डिफरेंट हो सकती हैं। सोने के लिए आपके लिए कुछ और तरह के क्लोथ्स होंगे। ठीक है, इसी तरह ही अगर एक लीफ है, उसको अगर कंट्रोल कंडीशन में रखा गया तो उसका शूटिंग और तरह की होगी। अगर उसको कोल्ड कंडीशन में रखा गया, इस तरह गर्मियों के कपड़े और होंगे, सर्दियों के और होंगे। ऐसे ही है। इस तरह पौधों के अंदर भी जो जीन एक्सप्रेशन है वो जस्ट उसके कपड़े हैं, फर्ज किया, जो आपने अडॉप्टेशन के दौरान अपने आप को चेंज किया है। ऐसा ही है। तो इट मींस दैट जो टोटल कपड़े होंगे वो आपका टोटल ट्रांसक्रिप्टोम होगा। इस समय आपका जो ट्रांसक्रिप्टोम है, ये शूज है, ये है, वो है। ठीक है, इनका कोई और है, इनका कोई और है। ठीक है, डिफरेंट कंडीशन के अंदर अगर यहाँ पर बाहर हीट हो जाए तो ये कोट शोट उतार देंगे आप, टी शर्ट पहन देंगे। ऐसा ही है। तो इट मीन अब आपका जो ट्रांसक्रिप्टोम है वो डिफरेंट हो गया। इस तरह लीफ के अंदर भी टोटल जो आरएनए प्रोड्यूस हुए होते हैं, उनको अगर हम स्टडी कर लें तो हमें काफी हद तक ये पता चल जाएगा कि उसकी प्रोटीन कौन सी बनी बनी हुई होगी। वो अभी हमने एनालिसिस नहीं किया, लेकिन आरएनए के एनालिसिस से हमें ये पता चल जाएगा, क्योंकि ज़ाहिर है जिस जो आरएनए बनेगा उसी से प्रोटीन बनेगी ना। और वो जो प्रोटीन बनेगी, उसी वही प्रोटीन जाके किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर एज एंजाइम के तौर पर एक्ट करेगी। तो हमें यह भी पता चल जाएगा कि कौन कौन से केमिकल रिएक्शन हो रहे होंगे, और उस केमिकल रिएक्शन की वजह से जो फिनोटाइप आएगी वो भी हमें आरएनए के एनालिसिस से पता चल जाएंगे। ये डिजीज आई है तो वो हमें उसी आरएनए सिक के एनालिसिस से हमें ये चीजें सारी। अच्छा, आरएनए सिक एनालिसिस को कहते हैं हम ट्रांसक्रिप्टोमिक एनालिसिस, और टोटल आरएनए के मॉलिक्यूल को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्टोम। क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्टोम। अच्छा, अब मैंने ये क्वेश्चन ये है कि हमने क्या किया, सबसे पहले क्या किया? आरएनए आइसोलेट किया। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा आरएनए ठीक है? क्वालिटी चेक। आप किसी मशीन का, हम देखते हैं कि जैज की सिम का क्वालिटी चेक क्या होगा? अगर वो हमें डाटा सही प्रोवाइड कर रहा है, हमारी यूट्यूब सही खुल रही है, हमने जो काम करना था वो हो रहा है, इट मींस जैज सिम इज अ गुड सिम। ठीक है, हर चीज की क्वालिटी चेक्स है। जब तक अगर हम क्वालिटी चेक्स क्या है, फुटबॉल है ना, फुटबॉल वाले क्या करते हैं? पहले फुटबॉल बनाते हैं, फिर उसको डिफरेंट प्रेसिंग मशीन के अंदर जाके डालते हैं, चेक करते हैं कि उसकी क्वालिटी सही है, फिर वो देते हैं फीफा को या यूरोपीय यूनियन को, जिसको भी उन्होंने वो फुटबॉल देना होता है। जब तक उसकी क्वालिटी चेक नहीं ना होती, वो आगे, अगर वो क्वालिटी चेक के बगैर आगे भेज देंगे नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट ईयर वो नहीं लेंगे। आपका कस्टमर सेटिस्फाई नहीं है। ठीक है, मशीन को चेक करने का तरीका ये है। किसी प्रोडक्ट को चेक करने का तरीका, आप आपकी वेजिटेबल ग्रो की हुई है उसमें से देखना है कि एमआरएल लेवल कितना है। वो एक क्वालिटी चेक है। वो क्या है? एमआरएल क्या है? मैक्सिमम रेसिडुअल लिमिट। उसके ऊपर पेस्टिसाइड के कितने लिमिट्स हैं, वो एक खास लिमिट उन्होंने रखी हुई है कि इससे ज्यादा होगी तो वो नहीं लेंगे। उसके अंदर इतने विटामिन होने चाहिए, उसके अंदर इतनी वो जो है ना शेल्फ लाइफ होनी चाहिए उसकी। ये सारे क्या है? क्वालिटी चेक्स हैं। ये क्या है? क्वालिटी चेक्स है। इसी तरह आरएनए स्टिक का क्वालिटी चेक क्या है? सबसे पहले हम आरएनए आइसोलेट करेंगे, उसके बाद इसको डीएनए में कन्वर्ट करेंगे, इसको हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, वैसे सीडीएनए बनता है। फिर इस डीएनए को हम मशीन को भेजेंगे, और मशीन इसकी सीक्वेंसिंग कर देगी, जिसे हम आरएनए सीक्वेंसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? वो हमें बता देगा कि टोटल कितने डीएनए के मॉलिक्यूल सीक्वेंस हुए हैं,
और टोटल आरएनए के मॉलिक्यूल का बता देगा कि इतने आरएनए के मॉलिक्यूल थे, ये सीक्वेंस हुए हैं, उतनी फाइलें में वो बना देगा, उतनी फाइलें वो बना देगा। मेरी बात की समझ आई ना? अच्छा, अब सबसे पहला चेक क्या है? आरएनए। वो हमारे पास एक ना बायो एनालाइजर होता है, एक जिसे हम कहते हैं बायो एनालाइजर। वो क्या करता है कि ये बता देता है कि अब उसकी एक खास वैल्यू होती है, पर कि अगर वन वैल्यू आए वहां पर उस मशीन के अंदर, वो आरएनए डीएनए और सबको और प्रोटीन को ना सबको मेजर करके ना एक वैल्यू देता है। और इवन मेटा जब 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 हम आरएनए आइसोलेट करेंगे लीव में से, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अदर कंटेमिनेशन भी तो आ सकती है ना। कौन सा बीमारी? अब आरएनए आइसोलेशन वाली हमारी टेक्निक जो किट है, पर हमारे पास चार डिफरेंट कंपनीज की किट है, जिस तरह चार डिफरेंट अभी पेस्टिसाइड की अभी जिसको हम स्प्रे किया तो किससे कीड़े ज्यादा अच्छे मरते हैं, तो इट मीन वो हम पेस्टिसाइड ज्यादा अच्छे तरीके से और उससे ह्यूमन हेल्थ भी डिस्टर्ब नहीं हो रही, तो हम ऐसी पेस्टिसाइड रिकमेंड करेंगे। ऐसा ही है। अच्छा, अब इसमें हम क्या करेंगे कि चार हमारे पास डिफरेंट कंपनीज की किट है, हमने चारों से आरएनए आइसोलेट किया, फिर हमने उस मशीन के अंदर डाला, जो मशीन हमें बताती है कि इसके अंदर अगर तो वैल्यू 1 से 1.2 के दरमियान में आए तो क्वालिटी आरएनए है। अगर 2 से ज्यादा वैल्यू आए इट मीन डिग्रेडेड आरएनए है। इट मींस दैट अगर लेस देन 1 आए इट मीन उसके अंदर प्रोटीन की मिक्सिंग है। हमने चारों किट से आरएनए आइसोलेट किया, फिर उस चारों किट के ड्रॉप बाय ड्रॉप मशीन के अंदर डाला, फिर हमने देखा कि विच इज द बेस्ट किट फॉर आरएनए आइसोलेशन फ्रॉम दिस स्पेसिफिक प्लांट। मेरी बात की समझ आई ना? आपने ना जो रोजमर्रा जिंदगी में काम करते हैं वही काम इसके अंदर करने हैं। क्वालिटी चेक्स पहले, जब आपको पता चल गया ओके दिस मेथड इज गुड फॉर आरएनए आइसोलेशन फ्रॉम दिस जट्रूफा प्लांट और दिस वाइकस प्लांट और दिस ग्रासस प्लांट, ठीक है। अब आपका क्वालिटी चेक्स मुकम्मल हो गया है, एक क्वालिटी चेक्स मुकम्मल हो गया। अच्छा, अब बायो एनालिसिस का भी क्वालिटी चेक होना चाहिए हमारे पास। ये नहीं कि आरएनए का ही क्वालिटी चेक होना चाहिए, शायद आपका आरएनए ठीक हो, वो मशीन खराब हो। हमारे पास एक नॉन सैंपल होना चाहिए जिसकी ऑलरेडी कई जगह से क्वालिटी चेक हुई हुई है और उसकी वैल्यू आती है 1.15। अगर हम उसको बायो एनालाइजर में डालें और वो भी 1.15 वैल्यू देता है, इट मीन हमारी मशीन ठीक है। पीएच मीटर करते हैं, एग्जैक्टली। बफर्स और वो सारे उनकी हम ना वो चीज स्टैंडर्ड बनाते हैं। यही काम बहुत आसान तरीके से आपने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, आपने थोड़ा सा ओपन होके एग्जैक्टली वही चीजें जो हम हॉर्टिकल्चर में कर रहे हैं। मेरी बात की समझ आ रही है? आपने क्या करना है कि उसमें से सिंपल वो चेक करना है और उसमें से आपने चीजों को लेके जाना है। समझ आ गई आपको? अच्छा, अब हमने वो मशीन भी चेक कर ली, हमारे पास एक स्टैंडर्ड था, हमने वो पहले स्टैंडर्ड रन किया वो मशीन बायो एनालाइजर के अंदर, उसने कह दिया कि एग्जैक्टली वही रीडिंग दे दी जो सैंपल की हमने थी। इट मीन हमारा बायो एनालाइजर भी चेक हो गया। अब हमने उसने आरएनए आइसोलेट करके डाला, उसने जो रीडिंग दी कि अब आपको इंटरनली सेटिस्फाई होंगे ये मशीन भी ठीक है, आरएनए की किट भी ठीक थी। समझ आ रही है आपको? वो सारी चीजें जो आपने काम किया है ना वो सारी ठीक है। अब आपका आरएनए का क्वालिटी कंट्रोल पास कर लिया आपने, ठीक है। अब आपने उसको डीएनए में कन्वर्ट किया, फिर डीएनए को फिर आपने उस बायो एनालाइजर में डाला कि उसके अंदर कितना परसेंट डीएनए है, कितना आरएनए तो नहीं रिमेनिंग रह गया। वो भी हमने क्वालिटी चेक मुकम्मल कर लिया, उसी तरीके से सारा वो जो प्रोसीजर है। फिर वो चला गया मशीन के अंदर, वहां पर भी कुछ क्वालिटी चेक्स होंगे। उसके बाद वो आरएनए सिक आने के बाद वो उसने हर डीएनए के मॉलिक्यूल को सीक्वेंस कर दिया। हर फर्ज के एक जीन का एमआरएनए 5 बार बना था, वो उसके 5 बार डीएनए के मॉलिक्यूल बने। फर्ज किया हमारे पास वजीहा के 5 तरह की वजीहे हैं, तो हम उसको 5 ही बार काउंट करेंगे ना। या हम कहेंगे यहाँ पर 3 लड़कियां तो उसको 3 बार और 3 बार ही सीक्वेंस होगी, ठीक है। मेरी बात की समझ आ रही है ना? इस तरह उसको 3 बार डीएनए बना और 3 बार ही वो सीक्वेंस हुआ, और सीक्वेंसिंग होने के बाद हमारे पास
वो चीज आ गई। ठीक है, एंड रिजल्ट आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जब मशीन से एक डाटा जनरेट होके आ गया, क्या उसकी भी क्वालिटी चेक्स है? उसकी भी है। उसके लिए फिर सॉफ्टवेयर है, जो सॉफ्टवेयर हमें ये बताते हैं। बल्कि मैं आपको बताता हूँ कि जहां पर हमारे डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं। ये देखें बच्चों, क्वालिटी कंट्रोल, इनिशियल चेक और आरएनए सीक्वेंसिंग डाटा। हेलो है ना, ये क्या कर रहे हैं? आरएनए सीक्वेंसिंग डाटा आर परफॉर्म टू असेस द क्वालिटी ऑफ द सीक्वेंस ऑब्टेन्ड। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि उसका क्वालिटी चेक्स करते हैं। ठीक है, टू लाइक फास्ट क्यू सी, फास्ट क्वालिटी कंट्रोल, फास्ट क्वालिटी कंट्रोल, फास्ट क्यू सी। जुनेद, समझ आ रही है? फास्ट क्यू सी, these are all the tool that is used to स्टडी द क्वालिटी चेक ऑफ द सीक्वेंस। अब जो सीक्वेंसिंग होके आ गई है हमारे पास, अब हम इसको चेक करते हैं। ठीक है, कॉमनली यूज फॉर दिस पर्पज फास्ट क्यूसी, फास्ट क्यूसी। ये करने के बाद फिर हम क्या करते हैं कि मैपिंग करते हैं। अब हमारे पास ये सॉफ्टवेयर ने ये हमें बता दिया कि अब क्वालिटी चेक क्या होगी। फर्ज किया हमारे पास ये सीक्वेंस बन गया, ए टी जी सी सी ए टी सी। अब कंप्यूटर को कितना कॉन्फिडेंस है कि यहां पर ए ही है। अब हमने डीएनए को सीक्वेंस किया उसने, अब मुझे कितना कॉन्फिडेंस है कि यहां जहर ही बैठा है, ये ए है। मुझे कैसे पता चलेगा कि ये ए ही है, ये जहर ही है? तो इसकी नाम के मुझे, मैं एक्सपर्ट आदमी हूं, मैंने कई बार जहर को देखा हुआ है, मुझे पता है कि ये जहर है। जैसा इसके बाद कोई रेजिस्टेंस कार्ड होगा, डबल रिंग स्ट्रक्चर होगा। हाँ, वो पूरी रिंग स्ट्रक्चर होगा, वो एक खास स्ट्रक्चर होगा। हम क्या करते हैं कि हर बेस के साथ ना एक फ्लोरेसेंस टैग कर देते हैं, ग्रीन लाइट प्रोब। ठीक है, अब ये प्रोब जब वो एमिट होती है ना, कंप्यूटर उस प्रोब को रीड कर लेता है, उस लाइट को। अच्छा, अगर वो कंफ्यूजन हो उसको कर दिया, ए को, ए के साथ है ब्लू लाइट, टी के साथ है ग्रीन, जी के साथ है रेड, सी के साथ है ब्लैक। अब बन गया यहां पर वो ब्लू लाइट को अगर तो वो रीड कर लेगा, तो वो उसको है ना हर, अच्छा, फिर उसको कॉन्फिडेंस स्कोर होता है। वो कहता है कि मुझे लगता है 99% ये जेड। फिर दूसरा कहता है कि नहीं, ये 92% जेड। तीसरा कहता है कि ये 94% है, तो उसका एक एवरेज निकालिए। अगर एवरेज वैल्यू, पर क्या हमने कह दिया कि अगर एवरेज वैल्यू उसकी, तो ये यहाँ पे काउंट कर रहे हैं वो 40 से करते हैं, 40 होती है। अगर 40 से 32 से अबव वैल्यू हो, उसका पास क्यूसी स्कोर अच्छा है। हर बेस के लिए, हर बेस के लिए, हर बेस कॉलिंग है, इसे क्या कहते हैं? बेस कॉलिंग। क्या कहते हैं? बेस कॉलिंग, कॉलिंग। फिर हमें कैसे पता चलेगा होगा कि ये वाकई हो गया है? उसके लिए एक, हर, इसके साथ में क्वालिटी स्कोर देते हैं। इसके साथ क्या देते हैं? क्वालिटी स्कोर। इतने सिंपल तरीके से मुझे लगता है कि समझ आ जाएगी। आप अगर इतनी भी सिंपल तरीके से समझ ना आए, ये क्या है? क्वालिटी स्कोर। उसके अगर तो 32 से अबव एफर्ट किया, तो क्या होगा कि हम कॉन्फिडेंस है कि यहां पर ए है, हम कॉन्फिडेंट हैं कि यहां पर ए है। ठीक है, अगर यहां पर वैल्यू आती है 28, तो इट मींस दैट वी आर नॉट फुली कॉन्फिडेंट दैट देयर इज अ सी और ए और जी हियर। ठीक है, फिर वो पहले तो हर बेस की लगातार स्कोरिंग करता है, फिर ओवरऑल स्कोरिंग करता है, सारे बेसिस को मिलाकर। क्वालिटी चेक ऐसे मालूम होगा ना आपको, पता ना कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती है, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है, जो मशीन है ना, जहां पर आरएनएससी एनालिसिस होता है, वो एक मशीन होती है।
जिसके अंदर आप डीएनए डालते हैं तो वो उसको रीड करता है। आपकी हायर मशीन है, हायर की फ्रिज है वो मशीन है, रेफ्रिजरेटर है वो मशीन है, ठीक है, आपका कोई कार है वो मशीन है। हमें कैसे पता चलेगा कि दिस इज अ गुड मशीन? उसके एक चेक्स होते हैं, क्वालिटी चेक्स होते हैं, और उनके एक क्यूसी कोड्स होते हैं। क्या होते हैं? हर मशीन के एक कोड्स होते हैं, जिसे एसआई कोड कहते हैं। एसआई शायद आप लोगों ने पढ़ा हो, एसआई कोड्स होते हैं। अभी मुझे अमेरिकन स्टैंडर्ड, हाँ, उस तरह का एक कोर्स है। अब वही कोर्स इसके साथ भी नीचे लगे होते हैं, इस ए के नीचे। हर के साथ वो जो इंटरनेशनल कोड्स है ना, अमेरिकन सिस्टम इंटरनेशनल कोड जो भी है, जिस ऐसे यूनिट होते हैं, एग्जैक्टली वो कोड्स होते हैं हर मशीन का। आपने इवन आप वो एक भी आप ग्रास को कटे, कटर भी है, उसका भी एक मैकेनिज्म है, एक स्कोर है। ठीक है, आपने कोई नोजल दी है कि वो कितनी दूर तक वो उसको वो पानी को, उसका एक फेंकती है, उसका एक स्कोर होगा। ठीक है, हम उसको क्वालिटी चेक्स करेंगे, और उसका एक सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है। वो सॉफ्टवेयर हमें ये बता देता है कि फिर हम उसको कहते हैं कि यार ये सीक्वेंसिंग होके आ गई है, जिसका स्कोर इतने से इतने के दरम्यान में मैच करता है ना, उनको रख दो, बाकी सारी डिलीट कर दो, बाकी सारी डिलीट कर दो। तो क्या करेगा कि रूम नंबर 6 में आ जाओ, रूम नंबर 6 में आ जाओ, ओए रूम नंबर 6 से आ जा। अब मोदी साहब ने टाइम टेबल अजीब बनाया, अब मेरी क्लास उनके साथ भी है, सहमत वालों के साथ भी। ठीक है, ओके। अब ये है क्वालिटी चेक्स का, समझ आ गई क्या है क्वालिटी चेक? के ये मालूम करना है कि अब आपकी भी क्वालिटी चेक होगी, जूनियर की भी क्वालिटी चेक होगी। आप ये मशीन है, आप कैसा पढ़ते हैं, उसका आप कितने नंबर लेते हैं, इवैल्यूएशन टेस्ट होते हैं, ये सारे क्वालिटी चेक्स होते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर आरएनए सिक एनालिसिस के अंदर भी हम क्या करते हैं कि पहले हम उसके क्वालिटी चेक्स करते हैं। जब हम उसको एक कमांड देते हैं कि जितनी सीक्वेंस आपको लगती है कि 32 से अबव है ना, उनको रख दो, बाकी सारी ट्रिम कर दो। फिल्टर लगा दिया, एग्जैक्टली हमने क्या किया, उसमें फिल्टर लगा दिया। आजे, फिल्टर लगाने के बाद, फिल्टर लगाने के बाद अब हमारे पास फाइनल डाटा आ गया, जो अब वो होगा फास्ट ए फॉर्मेट में। पहले वो फास्ट क्यूसी फॉर्मेट में होगा, फिर हमने उसका फास्ट ए फॉर्मेट कर दिया, जो फास्टा फॉर्मेट में आपको एनसीबीआई वाला फास्ट ए फॉर्मेट। जो जब भी सीक्वेंस फास्ट ए फॉर्मेट में आ गई, इट मींस नो ये क्वालिटी सीक्वेंस है। अब ये क्या है, ये फाइनल सारे स्टेप क्वालिटी के ना पास करने के बाद, अब ये असिस्टेंट मैनेजर अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में हॉर्टिकल्चर के तौर पर, इन्होंने सारे टेस्ट भी पास कर लिए हैं, इसने इंटरव्यू भी पास कर लिए हैं, वो जो क्वालिटी चेक्स थे ना, वो सारे पास करने के बाद अब ये एनएआरसी में एज ए डीजी एनएआरसी लगी हुई है। तो ये सारा काम कब करेगी? व्हेन दे पास ऑल दीज टेस्ट। ठीक है, आपने टेस्ट पास कर लिए हैं, और वो सारे के सारे क्वालिटी चेक्स के थ्रू आप, अच्छा यूएसए में बड़े क्वालिटी चेक्स होते हैं, तब जाके वो पोजीशन देते हैं ना, वो पूरे क्वालिटी चेक्स होते हैं, तब जाकर वो आप एलिजिबल होते हैं कि वाकई यार आप में ना। अच्छा, कई बंदों को वो अमेरिका में सुना है, ये भी होता है कि वो जो इंटरव्यू देने आता है ना, यूनिवर्सिटी के अंदर एक प्रोफेसर इंटरव्यू देने आया ना, इधर ही आ जाए ना, ये देखो आपका सीआर इधर बैठा, तो आपको पता ही नहीं है, बड़ा जालिम सीआर है ये। ओके, तो मेरी बात की समझ आई ना? आपने वो क्वालिटी चेक सारे कर लिए, पूरे कर लिए, अब आपकी जॉब हो गई। ठीक है, अब आपकी जॉब हो गई है। इसी तरह आरएनए सिक के ये इतने क्वालिटी चेक्स हैं। अब हमारे पास फास्ट ए फॉर्मेट आ गया, क्या हो गया?
फास्ट ए फॉर्मेट। अब फास्ट ए फॉर्मेट का मतलब है कि मैडम, अस्सलाम वालेकुम मैडम। जी 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 जी। नहीं 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 नहीं, सिग्नेचर नहीं है, मेन तो वही होंगे, हम तो जस्ट फोकल पर्सन है। क्या हुआ कि मेरी बात की समझ आ रही है आप लोगों को कि क्वालिटी चेक्स, जब हमारे पास अब क्वालिटी चेक्स हो गए पूरे, हमने आरएनए का क्वालिटी चेक्स भी पूरा कर लिया, सीडीएनए का बना लिया, सीक्वेंसिंग होके आ गई, उसका क्वालिटी चेक्स पूरा कर लिया। अब हमारे पास हमने उसको सॉफ्टवेयर को, हमारे पास ये कोडिंग वाले सॉफ्टवेयर होते हैं, वो सारे सॉफ्टवेयर आगे दिए हुए हैं ये सारे, ठीक है। ये देखिए ना, यहाँ पर सबसे पहले हमारी क्वालिटी कंट्रोल किया, फिल्टर क्वालिटी सीक्वेंस, उसके लिए फास्ट फिल्टर है। फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अब आपने उसको रीड को, जो सीक्वेंसिंग होके आई है, अब फास्ट ए फॉर्मेट में आ गई है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि किस जीन की सीक्वेंस है, कौन सा जीन एक्सप्रेस हुआ हुआ है। अब हम फाइटोसोम से क्या लेंगे, पूरा जीनोम ले लेंगे और हमारे सीक्वेंस उसके साथ अलाइन करते जाएंगे, ठीक है। मतलब जो भी जिसके थ्रू हम इसको क्या करेंगे, हमारे पास ये पूरा जीनोम है, ठीक है। फिर यहाँ पर जी नंबर 1 है, जी नंबर 2 है, जी नंबर 3 है। अगर इसके साथ ज्यादा फाइल्स अलाइन हो रही है, इट मीन ये वाला जीन ज्यादा एक्सप्रेस हुआ है। जिसके साथ जितनी आरएनए के मॉलिक्यूल कम अलाइन हो रहे हैं, इट मीन उतना वो जीन कम एक्सप्रेस हुआ है, उतना वो जीन कम एक्सप्रेस हुआ हुआ है। मेरी बात की समझ आई ना आपको। तो इस तरह करके क्या होता है कि हमारे पास फिर जब हम फाइटोसोम से जीनोम लेंगे ना, तो आईडी फाइटोसोम वाले आएंगे। अगर हम वो एनसेम्बल प्लांट जीनोम डेटाबेस से लेंगे, तो आईडीज एनसेम्बल वाले होंगे। अगर हम वो एनसीबीआई से जीनोम लेंगे, तो वो जो एनसी वाले जीन आईडी होंगे, वो रीनेम जो आपने किए हुए वो नहीं होंगे, जो ओरिजिनल वाले होंगे वो वाले होंगे। समझ आ गई आपको। तो इस तरह हमारे पास, मैंने कहा कि सबसे पहले आप लोगों ने क्वालिटी कंट्रोल, जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब शौकत खाने वालों का क्वालिटी कंट्रोल बड़ा अच्छा है, ठीक है। इसलिए दुनिया में सारे लोग इस तरह के, शौकत खानम है या आगा खान मेडिकल कॉलेज है, वहां के जो टेस्ट्स हैं वो अथेंटिक होते हैं। उसकी वजह यही होती है कि उनके ये जो क्यूसीज है ना, क्वालिटी कंट्रोल, अब कोई भी कंपनी दुनिया की जिनके अंदर क्यूसीज अच्छे होंगे, वो कंपनी वेरीफाई कर सकती है, ट्रेसेबल। फर्ज किया, इनको मैं पढ़ा रहा था पोस्ट हार्वेस्ट के अंदर, कि हमारा प्रोडक्ट जो है ना, वो एंड यूजर तक, फर्ज किया हमारा एंड यूजर है ना, उसको पता हो कि जो प्रोडक्ट कहां से प्रोड्यूस हुई, कैसे शिप हुई, कौन सी पैकिंग हुई, पैकिंग के दौरान टेम्परेचर क्या था। अगर टेम्परेचर फ्लक्चुएट हुआ है पैकिंग के दौरान, तो वो भी एंड यूजर को पता होना चाहिए। बताएं भैया कैसे करेंगे ऐसा। फर्ज किया आप अब किचन गार्डनिंग का इतना अच्छा प्रोजेक्ट आपने विन किया है, या जो भी किया है, तो अब आपने यहां से एंड यूजर तक लेके जाना है। एंड यूजर तक को पता हो कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के साथ हुआ क्या है, तो आपका कस्टमर सेटिस्फाई होगा। एहतियात हुई है हार्वेस्टिंग की, हार्वेस्टिंग के दौरान टेम्परेचर फील्ड का क्या था, वो डाटा लिया आपने। और जो आपकी फूड है उसका डाटा, हीट क्या था उसका, और टेम्परेचर क्या था उस टाइम एनवायरनमेंट का। फिर जब आपने उसकी
आप पीएचडी सक्सेसफुल आप कहते हैं। चलो ठीक, थैंक यू। ओके, क्यूसी का समझ आ गई क्या होती है? कि अच्छा, अब ट्रेसेबिलिटी, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि क्या होती है कुर्तलैन ट्रेसेबिलिटी क्या होती है? जी, असल एक ही गल की करना अपने भैड़ियां जनानियां तरह। ठीक है, जी बताएं, ये कैसे ट्रेसेबल कर सकते हैं हम फूड, और कैसे हम अपने कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकते हैं? क्यूआर कोड है, आरएफआईडी कोड्स है, आपकी जो पैकेजिंग है, पैकेजिंग के अंदर सेंसर लगे होते हैं। सेंसर का मतलब क्या है? वो इवन दे कैन डिटेक्ट द चेंज इन द टेम्परेचर। पर क्या पैकेजिंग के दौरान जो है ना, टेम्परेचर कितना था हमें पता है। इवन हमने उस ऐप एक भी बनाई हुई है साथ में, वो ऐप के अंदर हमने वो पूरा डाटा भी ऐड किया हुआ है कि अगर इतने घंटे इस टेम्परेचर पे फूड रहेगी ना, तो उसकी शेल्फ लाइफ इतने दिन होगी। ठीक है, अगर 12 से 15 के दरमियान में हमने वो वो जो ट्रक है या वो जो कंटेनर है उसके अंदर 12 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान में रहना चाहिए था, अगर तो उसके दौरान वो टेम्परेचर में फूड रहा है, तो इट मीन वो 20 दिन उसकी शेल्फ लाइफ है। ठीक है, लेकिन आपने रियल टाइम में देखा कि उस कंटेनर का जो टेम्परेचर है ना, 3 घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया था। अब ये आपके कस्टमर तक भी पहुंच गया डाटा कि ये जब ट्रांसपोर्टेशन के दौरान इतने घंटे के लिए ये टेम्परेचर 20 तक गया है। इट मींस दैट अब इसकी शेल्फ लाइफ जो है वो 20 की बजाय 18 दिन रह गई है। नहीं लगी समझ? ठीक है, इस टाइम इतनी रियल टाइम मॉनिटरिंग हो रही है आजकल। इस तरह की पैकेजिंग है, मॉडिफाइड एटमॉस्फेरिक पैकेजिंग है, आरएफआईडी टैग्स हैं, फिर उसको एआई के साथ इनेबल किया हुआ है। ठीक है, और ऑल द ये पूरी पूरी जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की वैल्यू चेन है ना, इनके अंदर वो सारे सिस्टम, इसकी 3-4 कंपनीज हैं, एक स्वीडन की है, एक यूएसए की है। तो इस तरह की कंपनीज हैं जो इस तरह की पैकेजिंग और सप्लाई चेन देखती हैं और प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, अब मैंने कहा ना कि दुनिया में कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर पीएचडी होती है। अगर आप वो सारी चीजें ऐप के साथ कनेक्टेड है, और इवन आपका जो एंड यूजर है, आपने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल बाय की है ना, उसके ऊपर कुछ स्कैनर कोड लगा हुआ और वो उस ऐप के साथ कनेक्टेड है, और उसको पता है कि ये जो मैं खाने लगा हूं ना, ये वो चीज है। तो कैसी इन्वायरमेंट होगी? क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा हो रहा है। ठीक है, पूरी दुनिया में हो रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में नहीं हो रहा। लेकिन पूरी दुनिया में इस तरह की पैकेजिंग और इस तरह की आरएफआईडी टैग्स, इवन उसके अंदर सेंसर लगे हुए हैं। सेंसर क्या होते हैं? व्हाट आर सेंसर कुरैन? सेंसर्स क्या होते हैं? जो किसी चीज को सेंस कर सकें। फर्ज किया आपको मालूम हो सके कि अब शबीर साहब को गुस्सा आएगा कि नहीं, तो आप पहले ही डिटेक्ट कर लें। तो यू आर आपके अंदर
सेंसर लगे हुए हैं और समूहा को पता चल जाता है कि इस टाइम ना तूफान आने लगा है या सुनामी आने लगा है या कुछ और आने लगा है, इसे कहते हैं सेंस। जिस तरह हम कहते हैं इथाइलिन सेंसिटिव, क्या मतलब वो पौधा ऐसा है कि वो इथाइलिन को डिटेक्ट कर लेता है और बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसकी राइपनिंग स्टार्ट हो जाती है। अगर इथाइलिन इनसेंसिटिव हो, इट मीन उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी, क्योंकि वो इथाइलिन उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं कर रही। समझ आ रही है? इस तरह की पैकेजिंग जो है पूरी दुनिया में रियल टाइम में डाटा जनरेट हो रहा है। वो सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है, लेकिन वो सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए वी नीड अ डाटा। वो ऐसे नहीं हर बंदा सॉफ्टवेयर वो बना सकता, उसके लिए कई सालों की रिसर्च और डाटा, और उस डाटे के थ्रू वो सॉफ्टवेयर डेवलप हुआ है। कंप्यूटर साइंस वाले सॉफ्टवेयर नहीं डेवलप कर सकते जब तक हमारे पास हॉर्टिकल्चर ने वो डाटा जनरेट नहीं किया हुआ, वो दिया नहीं हुआ। अभी रिसेंटली चैट जीपीटी वालों ने ना एल्सवेयर वालों के साथ पता नहीं कितने अरब डॉलर का पता नहीं कितना बड़ा वादा किया है कि आपका जितने रिसर्च पेपर पब्लिश हुए हुए हैं ना, उस सब का डाटा हमें दें। और वो ताकि हम एक ऐसा चैट बॉट बना सकें जो कि हम रिसर्च पेपर को भी और भी अपने अंदर वो ना एआई भी इतनी दुनिया तरक्की कभी आगे अगले पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे नहीं समझ आ रही कि अगले भी 5-6 सालों में या दुनिया वो किधर जा रही है। इतनी ज्यादा एआई की इन्वॉल्वमेंट है कि यू कांट इमेजिन। ठीक है, अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में तो डिग्रियां स्टार्ट हो गई हैं। आपको पता है कि एआई की उसका टाइटल ही ये है कि आर्टिफिशियल बीएससी ऑनर इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डाटा साइंस। और सारी जगह आप एग्रीकल्चर है एआई, हॉर्टिकल्चर है एआई। ठीक है, अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसके अंदर अब ये स्विच स्विच नहीं है, अभी ये भी लगने नहीं है, बस वो एक ही वो सर्किट लगा हुआ है और सर्किट के अंदर प्रोग्रामिंग की हुई है। आपने बस ऐप के थ्रू या वो एक उसके थ्रू इधर ये स्विच स्विच कोई नहीं है। अब नेक्स्ट जो जिसको हम कहते हैं नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स या नैनो डिवाइसेस जो है, वो अब सारी दुनिया इसकी तरफ आ गई है। नैनो बायोनिक्स है। अब मेरा एक दोस्त है एसोसिएट प्रोफेसर, अभी उसकी अपॉइंटमेंट हुई है स्कूल ऑफ बायोटेक्स, वो निपजी में होता था, हमारा सीनियर होता था, एमफिल बायोटेक्नोलॉजी था उसका। एमएससी उसकी पता नहीं किस में थी, किसी और शोबे में थी एमएससी, शायद वो बॉटनी में थी या जोलॉजी में थी। एमफिल उसकी बायोटेक्नोलॉजी में थी। पीएचडी उसकी पता किस में है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। और वो उसने बायो इलेक्ट्रॉनिक्स में पीएचडी की है, बायो इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो अब वो एसोसिएट प्रोफेसर इधर बायोटेक्नोलॉजी में आया है। मेरा दोस्त है बड़ा अच्छा, मैं कभी इंशाल्लाह उनको आपसे मिलाऊंगा। वो मैं जब मैं ग्लासगो यूनिवर्सिटी में था तो वहां भी मेरे साथ इधर हम निपजी से थे पुराने, तो वहां भी हमारी बड़ी अच्छी उनके साथ दुआ सलाम थी ना। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पीएचडी है। अब साफ लगा लो कि वो कहाँ से नैनो, तो पता नहीं क्या क्या नैनो डिवाइसेस पे काम कर रहा है जो कि वायरसेस को बैक्टीरिया को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो इस तरह की वो पूरी दुनिया ना अब ना बिल्कुल ही चेंज होने लगी है। समझ अब जब तक आपको कई डिसिप्लिन आपस में इंटीग्रेट ना करने पड़ेंगे तो आप नहीं चल सकते इस चेंजिंग इन्वायरमेंट के अंदर। समझ आ गई आप लोगों को? जितने भी ज्यादा मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होगी, यू कैन बी अ सक्सेसफुल। अब भी मुझे मजाक नहीं करता, कल भी मेरा एक दोस्त है वो बाहर से यही पूछ रहा था कि यार मुझे ना अपना स्टूडेंट दो, एमफिल हो, आपने अपने अंदर किया हो, हॉर्टिकल्चर का हो, लेकिन ना वो आपने ट्रेन किया हो और बायोइन्फॉर्मेटिक्स और ये सारा उसको आता हो और उसकी पीएचडी हॉर्टिकल्चर में होगी, लेकिन वो आपका ट्रेन किया हो। इस तरह की ये साइंस ना उसको वो आती हो। मेरी इस तरह के आप बंदे बाहर जहार है वो चीजें जितने भी आजकल रिसर्च सारी डाटा साइंस के ऊपर के बगैर है ही नहीं। डाटा साइंस पहले था अभी थोड़ा थोड़ा डाटा जनरेट किया, बड़ा बड़ा थोड़ा थोड़ा 2-3 पौधे का डाटा जनरेट करके ते पीएचडियां कर लेंदे सी।
क्योंकि अभी उस टाइम इतना वो फैसिलिटीज नहीं थी। अब तो हाई थ्रूपुट डाटा, हाई थ्रूपुट डाटा कौन सा होता है? जो बिग डाटा, जिस तरह 1G आया, 2G आ गया, 3G आ गया, 4G आ गया, 5G आ गया, तो 5G ਨੂੰ ਫਿਰ ਫਿਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਕੱਟ ਲਿਆ, ਮੱਛਲੀ ਖਾ ਗਈ। ਸਾਡੀ ਤੇ 5G ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਸ਼ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਸ਼ ਕਹਿੰਦੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਾਣੀ ਆ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਖਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹਦੀ ਕੱਲ ਫਿਸ਼ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ कि मैं नहीं खाता गुदा। ठीक है, तो अब हमारा तो डाटा भी फिश खा जाती है। ठीक है, तो अब है कि ये डाटा, डाटा साइंस डिग्री डाटा साइंस में हो रही है ना आजकल। सबसे ज्यादा मेरिट भी उसी का, पंजाब यूनिवर्सिटी में इस टाइम सबसे ज्यादा मेरिट जो है ना अगर किसी सब्जेक्ट का है, वो डाटा साइंस का है। हर चीज डाटा की बेस के ऊपर है। डाटा को एनालाइज करना, डाटा की बेस के ऊपर एल्गोरिथम डेवलप करना। अलजबरा क्या होता है? व्हाट इज अलजबरा, जुनेद? अरीबा, व्हाट इज अलजबरा? अलजबरा क्यों डेवलप हुआ, पहला क्वेश्चन। अलजबरा क्यों डेवलप हुआ? ये तो है ना अननोन वैल्यू। किसी चीज का कोई वजह होती है, कोई चीज काम करने की, ना करने की, है उस्मान? अलजबरा क्यों डेवलप हुआ? क्यों हम एक्स वाई जेड ये पढ़ते रहते थे हमें फजूल में, उसका कोई एप्लीकेशन थी? अलजबरा इसलिए डेवलप हुआ कि जो रोजमर्रा की जिंदगी के प्रॉब्लम थे ना, उनको इक्वेशन की फॉर्म में हल करना। फर्ज किया हमारे यहाँ पर 3 गेस्ट हाउस है और वहां पर 200 कमरे हैं, फर्ज किया, और एक कमरे में 2 बंदे सो सकते हैं मैक्सिमम। कितने हम टोटल सो सकते हैं इधर? अगर हमारे पास एट ए टाइम कितने गेस्ट आ सकते हैं? 400। अब वीसी कहता है कि मेरे 300 गेस्ट आ रहे हैं, कमरों का अरेंज करो। एक्स क्या है? कमरे। वाई है गेस्ट। वाई क्या है? ठीक है, हमने देखा कि 400 कमरे हैं, तो गेस्ट 300 हैं। ऑलरेडी कितने हैं? वो जेड है। ऑलरेडी जो आए हुए बंदे हैं वो इतने हैं। तो हम जस्ट एक इक्वेशन में डालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमें नए कितने कितने बंदे कितने रूम चाहिए, कितने हमें बाहर से अरेंज करने पड़ेंगे, वो एक ही क्लिक से। ठीक है, ये है रोजमर्रा के जो प्रॉब्लम है, तो उसको हल। फर्ज किया हमारा शिपमेंट आनी थी यूएसए से इतनी आनी थी, उधर से इतनी आनी थी, हमने उसको एक्स वाई जेड का नाम दे दिया। अब हमें कितनी रह गई है, कितनी और मंगानी है, कितनी ये सारे वो क्या है, फार्मूला डेवलप किए हुए हैं, फार्मूला पहले डेवलप किए हुए थे। अब लोगों ने क्या किया कि इस अलजबरा को कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया, जिसको हम कहते हैं एल्गोरिदम। अलजबरा दैट प्लस कंप्यूटर लैंग्वेज, दैट इज इक्वल टू एल्गोरिदम। और उस एल्गोरिदम की बेस के ऊपर हम सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। ठीक है, उस सॉफ्टवेयर को अब हम जस्ट डेटा देते हैं, वो अलजबरा के सारे फार्मूलाज लगा कर ना हमें आउटपुट दे देता है। मेरी बात की समझ आ रही है? ये है सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसको हम डाटा, डाटा साइंस के अंदर हमने डाटा सिर्फ डाटा, इसलिए दुनिया में ना आप लोगों को देखा होगा कि डाटा एंट्री की ना जॉब्स बढ़ी हैं। एनालिसिस तो एक क्लिक में हो जाता है, मेन है कि डाटा एंट्री करते ही जाना, एंट्री 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 एंट्री। वो डाटा एंट्री जॉब्स का मतलब क्या है कि डाटा कहीं से जनरेट हो रहा है और उसको हमने एक सॉफ्टवेयर के अंदर ऐड करते जाना है, या किसी एक्सेल में ऐड कर देना है, वो बाद में वो कॉपी पेस्ट करना है उन्होंने। ब्लॉकचेन जो आप कह रहे हैं, इसी बेस के ऊपर ही। ब्लॉकचेन के बारे में एग्जैक्ट मुझे बताइए, व्हाट इज दिस? जो हमारा आमतौर पे ट्रांजेक्शन होती है, वो होती है मिसाल के लिए बैंक अकाउंट या जिसका आईडी नंबर है वो 16 डिजिट आईडी लगेगा। अब ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी ने ये है कि उन्होंने वेब3 को इंटीग्रेट किया और आपका जो ट्रांजैक्शन है ना हाईली पहले सिक्योर हो चुकी है। अच्छा, क्योंकि उसका जो अकाउंट नंबर भी है ना वो उसके अंदर अल्फा पैरिक्स भी है। अच्छा, हर सेकंड चेंज हो रहा है, मतलब कि आप उसको इजीली लोकेट भी नहीं कर सकते। ओके, ओके, इसके पीछे सारी कहानी है कि
वो भी हमारे फर्स्ट ये आज सब आते हैं जब हाँ। इक्वेशन सॉल्व हो रही है, हम्म। उसके बदले आपको पॉइंट्स मिलते हैं, पॉइंट्स से आप हिंदी फॉर्म में पेपर से फील करते हैं। अच्छा, ब्लॉकचेन की एप्लीकेशन मैंने अभी देखी थी, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर भी है। ये कैसे कर सकते हैं इसको? ये मैंने है कि बेसिकली रिसेंटली एक पेपर पढ़ा था जिसके अंदर ब्लॉकचेन एंड इट्स एप्लीकेशन इन पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, इस तरह का मैंने एक पेपर पढ़ा था। अच्छा। सही 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 सही, करेक्ट। ठीक है। तो अब ये सारी इस तरह की जो कहानीज हैं, इसके बगैर हम निकल नहीं चलना। ठीक है। ठीक है, उसके बाद है कि ये सारी हमने कह दिया कि हमने रीड करनी मैथ। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है कि अब कैलकुलेट करनी है कि कितनी हर जीन की रीड्स हैं, मरने का लेवल कितना है। वो हमने मालूम, वो इसी एक लेना सॉफ्टवेयर है, उसको कहते हैं एचडी सेट। ये डिफरेंट फीचर काउंट है। ठीक है, ये डिफरेंट सॉफ्टवेयर है। फिर हमने क्या किया कि अब हमने डाटा को नॉर्मलाइज करना होता है। नॉर्मलाइज का मतलब क्या होता है? फर्ज किया, अब मैं अब कहूं कि मैं एमएससी वालों का और बीएससी वाले यहाँ पर दो बैठे हैं ना, हजारा एमएससी वालों का नॉलेज अस्तगफुरुल्लाह ज्यादा होना, तो सहारा ज्यादा ही होगा, बीएससी वालों का कम होगा। अब मैं कहूँ कि एक टॉपिक के ऊपर करें, मैं टेस्ट लूँ और आप दोनों का टेस्ट लूँ, तो ये ज्यादती होगी। उस टेस्ट को पहले मैं नॉर्मलाइज करूंगा। आप नॉर्मलाइज का मतलब ये है कि डाटा जो है ना, आपके लिए उसकी आपके स्टैंडर्ड का, और इनको इनके स्टैंडर्ड का, फिर जो रिजल्ट आएगा ना, जो फाइनल वो ठीक होगा। वो अब मैं अब मैं जो कंपेयर करूंगा ना, अब मैं ये कहूंगा कि अगर सबसे ज्यादा नंबर उस्मान के हैं या एहसन के हैं, तो इट मींस अब कंपेरेबल होंगे। अब हम आप दोनों को कंपेयर करेंगे कि आप में दोनों में से बेस्ट कौन है। अगर मैंने आपको उनको चीज पढ़ाई नहीं है, और मेरी बात की समझ आ रही है ना, इसे कहते हैं डाटे को नॉर्मलाइज करना। इसको कहते हैं डाटे को नॉर्मलाइज करना, कि आप जब स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हो, आप या समझो तमाम डेटे को एक ही कुछ डाटा हमने लिया हुआ है मीटर में, कुछ लिया हुआ है सेंटीमीटर में, कुछ डाटा लिया हुआ है हमने माइक्रोमीटर में, लेकिन सबका एक ही यूनिट होना चाहिए। इसे कहते हैं डाटा नॉर्मलाइजेशन। इसे कहते हैं डाटा, और एक केजी में डाटा है, एक माइक्रोग्राम में डाटा है, एक पाउंड में डाटा है, एक मेरी बात की समझ आ रही है ना? आपने सबको एक ही फॉर्म में लेकर आना, इसे कहते हैं डाटा की नॉर्मलाइजेशन। ठीक है। अब ये देखो ना, यहां पर हमारे जब जीन एक्सप्रेशन का डाटा लेते हैं ना, हर जीन की लेंथ डिफरेंट है, हर जीन की। ठीक है, और उसके मुताबिक हम उसको सेम तरह का करके कुछ ऐसे रीड्स को काउंट करके उसको इस तरह का करते हैं कि सब डाटा की जो है ना सेम यूनिट में आ जाए, सेम चीजों में आ जाए। उसे कहते हैं डाटा नॉर्मलाइजेशन, इसे कहते हैं डाटा। फिर हम जो एनालिसिस करेंगे वो अथेंटिक एनालिसिस होगा। ये ना होगा कि हम कहेंगे जो है ना इसकी जो लेंथ है ना वो 130 सेंटीमीटर है, इसकी कहते हैं 5.7। ये तो आपका एनालिसिस होगा, 5 फुट 7 इंच है, और आपका कहें 130 सेंटीमीटर है। हम कहेंगे ये तो बहुत लंबी है, हो सकती है समाहा लंबी इससे। ये फर्ज किया समाहा का हमने लिया डाटा कि ये 130 सेंटीमीटर है, इसका डाटा लिया है 5.7 है, तो हम इसका एनालिसिस कर सकते हैं। पहले नॉर्मलाइज करेंगे इसको, या सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने की आई हूँ इंचा में फुटा नहीं रहेगा, तो ये लगने का ये लेकिन फुट रहेगी। सॉरी। तो डाटा नॉर्मलाइजेशन की समझ आ गई कि हमने डाटे को नॉर्मलाइज करना है। जब डाटा नॉर्मलाइज हो जाएगा, फिर आपने एनालिसिस करना है, फिर आपने एनालिसिस करना है। ठीक हो गया? अच्छा, फिर एनालिसिस करने के बाद अब आपने डेग्स मालूम करने हैं। क्या मालूम करने हैं? डेग्स क्या होते हैं? डिफरेंशियली एक्सप्रेस्ड जीन।
समाह समझ आ गई। अब आपने ये मालूम करना है कि डिफरेंशियली एक्सप्रेस्ड जीन क्या होते हैं टैग। कोनैन, क्या होते हैं टैग? जीन्स, हाँ क्या होते हैं? है? किसी के वो जीन्स जो एक बिहेवियर शो करेंगे, क्या भी तुम्हें पता कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव के जो सिग्निफिकेंट डिफरेंस। फर्स्ट किया, अब है समाह की जो हाइट है वो है 4 फुट 1 इंच, ठीक है, और एसएम की है 3 फुट 3 इंच। तो ये सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। ये क्या है? सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, ठीक है। और टोटल लाइन की है 2 फुट, ठीक है। तो ये क्या है? सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। अगर उसी का कहेंगे डेक्स, तब ये होगी हाइट। अगर आप तीनों हाइट के लिए डेक्स है। अगर हम कहें मेंटेलिटी, मेंटेलिटी में तीनों की फर्क क्या आपने देखा, आईक्यू लेवल आपका भी 3 है, उसका 3.1 है, इसका 2.99 है। फिर आईक्यू में आप तीनों सेम है, तो आईक्यू में आप डेग नहीं है। आईक्यू में आप जो मर्जी ਤਿੰਨਾਂ जो ਲੈ ਜਾਈਏ ਤੇ ਕੰਮ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੋਡੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਉਣਾ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀਡ ਨੂੰ ਸੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਆਉਣੀ ਆ ਤੇ ਉੱਤੇ ਸਪਰੇਅ ਕਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਨਿਕੰਮਾ ਹੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਨਿਕੰਮੇ ਆ, ठीक है। तो इट मीन्स दैट देयर इज नो डैग। अगर कोई एक आध हमें मिल जाए बंदा जिसको सारा कुछ आता हो, बाकी सारे निकम्मे हो, एक बीच में से, तब पी की वैल्यू क्या आएगी? 0.05 से कम। तब पी की वैल्यू क्या आएगी? 0.05 से कम आएगी, और वो डिफरेंशियली एक्सप्रेस्ड होगा। इट मींस नाउ वी फाइंड समथिंग दैट हैज सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास एप्लीकेशन क्या है इसकी? मैंने बता दिया था कि RNA-seq is widely used in including functional genomics, जीन का फंक्शन स्टडी करना है। पर्सनलाइज मेडिसिन, कि आपने कुर्तुलैन को उसके मुताबिक दवाई देनी है, एसन को उसके मुताबिक दवाई देनी है। कुर्तुलैन को जरा थोड़ा सा फोन ही करेंगे कि बंदी बन जाए तो बन जाएगी, ठीक है। ते लेकिन ये है कि उस्मान ਨੂੰ जब तक गोली ना मारिए ते एक गल नहीं बननी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें कैसे पता चलेंगी? RNA-seq एनालिसिस से, ये जीन एक्सप्रेशन के एनालिसिस से। अच्छा, ये वो क्या है कि इसके अलावा अंडरस्टैंडिंग डिजीज मैकेनिज्म, ये एक डिजीज कैसे आई, मैंने कहा था ना कि इसकी फिनोटाइप मालूम करनी है। ये डिजीज आई ही है तो ये कैसे आएगी, ये भी हम चीज मालूम कर सकते हैं कि हमारा इससे एक डाटा जनरेट होगा, और वो डाटा हम देंगे सॉफ्टवेयर को। सॉफ्टवेयर से हम, जिसको हम कहते हैं मॉडलिंग। मॉडलिंग किसे कहते हैं? तुबा, व्हाट इज मॉडलिंग? मॉडल क्या होता है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नहीं, मैं अभी क्लास में हूँ। बस 10 मिनट में, 10 मिनट। आ जाए, आ जाए। ओके, क्या 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 होता है मॉडल? हम वजीहा को मॉडल कह सकते हैं? क्यों है? रिजेक्टेड पीस है। समाहा को मॉडल कह सकते हैं? अच्छा, तो कुर्तलैन तो मॉडल है, लगती भी है? मॉडल किसे कहते हैं? हम मॉडल का मतलब है प्रेजेंटेबल। हमने एक चीज प्रेजेंट की कि ये हमारा सबसे अच्छा पीस है, ठीक है, और इस तरह के कपड़े आप पहनोगे तो ऐसे लगोगे, इतने खूबसूरत लगोगे, है पीस, पीस, ठीक है। अच्छा, इसी तरह ही हम क्या करते हैं कि मॉडलिंग के लिए नॉर्मली उसको सिलेक्ट करते हैं जो हमें लगता है कि सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट है। मेरी बात की समझ आई ना? तो इसी तरह ही जब हम डाटा एनालिसिस करने के बाद हम एक डाटा जनरेट करते हैं, उसमें से जो वैल्यूज हमें सबसे अच्छी लगती है,
हम उसको कहते हैं कि दिस इज अ मॉडल। ठीक है, उस बेस के ऊपर ना हम एक इक्वेशन बना लेते हैं। ठीक है, और इसी तरह हम मॉडलिंग करते हैं, जैसा क्रॉप मॉडलिंग होती है, ये जो सब्जेक्ट है क्रॉप मॉडलिंग का, हमें क्रॉप की पहले से ही पता चल जाता है कि इसको कितना फर्टिलाइजर डालें, कितनी इसको स्प्रे करें तो कितनी यील्ड आएगी, कितनी टाइम इसको पानी दें तो कितनी यील्ड आएगी, कितना फर्टिलाइजर डालेंगे तो क्या यील्ड आएगी। ये भी सारा डाटा हम एक सॉफ्टवेयर को दे देते हैं और वो सॉफ्टवेयर हमें बता देता है कि हमें वो चीजें कैसे लेके जानी है। ठीक है, ये सिग्निफिकेंस होगी आरएनए स्टिक एनालिसिस की। जीन फैमिली प्रिडिक्शन के अंदर अंडरस्टैंडिंग जीन फैमिली आर ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीन्स दैट आर इवॉल्व थ्रू डुप्लीकेशन एंड डाइवर्जेंस। डुप्लीकेशन किसे कहते हैं? कॉपी बन के एक नई जगह चले जाना। ठीक है, उसे हम कहते हैं जीन की डुप्लीकेशन, ऐसा ही है। ठीक है, जीन की डुप्लीकेशन क्या है कि, अच्छा अब ऑर्थोलॉग किसे कहते हैं? व्हाट इज ऑर्थोलॉग? एग्जैक्ट, सही सही कह रही सही कह रही सही कह रही फ्रॉम सेम। अच्छा, एक ना वो एक बंदा था जो कि एवोल्यूशनरी बायोलॉजी पे यकीन रखता था। उस्मान की तरह का बंदा था। उसकी शादी नहीं हो रही थी, लड़की नहीं मिली उसको। उसने एक फिश से शादी कर ली, फिश से। वो समझ रहा था कि फिश के अंदर एवोल्यूशन आएगी, वो मछली से वो बनेगा बर्ड बन जाएगा, बर्ड से वो मैमल्स बन जाएगा, मैमल से वो किसी ना किसी दिन कुड़ी बानी जाएगी। क्रोकोडाइल से शादी की थी है, ऑब्जेक्ट से। कभी डाइवर्स दे दी तो बस दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है। अच्छा, अब ऑर्थोलॉग्स क्या होते हैं उस्मान? व्हाट आर ऑर्थोलॉग्स? सेम हो, दो जीन्स डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर हो लेकिन उनका एंसेस्टर सेम हो, दे आर ड्राइव फ्रॉम द सेम कॉमन एंसेस्टर। फर्ज किया टोमेटो और चिली है ना, ये दोनों सोलेनेशियस क्रॉप है। इन ये एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट ड्रामे ये कहते हैं कि इन दोनों का एक ही अब्बा था, कोई अब्बा अम्मा थे, और वहां से ये इवॉल्व हुए हैं। तो गल्ला लगती है ना अजीब, ये नहीं लगती है कि होती है ऐसे, होती होंगी भी। अभी तू बंदर सीगा पहले नहीं, वक्त के साथ चेंज तो आता है कि क्या टोटली चेंज हो जाए? है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी जी। ओके, क्या कह रहे थे कि, क्या कह रहे थे हम? बंदर से इंसान बनता है। अब तो टेक्नोलॉजी आ सकती है, समाहा से भी बंदर बन सकता है। सॉरी, आई एम जस्ट किडिंग। यार वो चीजें तो हैं ज़ाहिर, आप हम देखते हैं कि रुबिस्को जो चीज, हाँ बहुत बड़ी, आप इंटरनेट पे देखें ना तो वो एवोल्यूशन वर्सेस क्रिएशन, वो गोरे लगे होते हैं। मैं ना उधर गया वाशिंगटन डीसी में, वाशिंगटन डीसी व्हाइट हाउस के बाहर, उधर ना बकायदा ਉਹ ਬੜੀ ਬੜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮੇਲਿਆਂ ਤੇ ਨੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ, ਉਹ ਰੇਡੀਓ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਡਿਬੇਟਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਡਿਬੇਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ, ਬਕਾਇਦਾ ਉਹ ਕਿਸ਼ਤ ਪਰ ਚਲਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚਲਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, एवोल्यूशन वाले ठीक कह रहे हैं, क्रिएशन वाले ठीक कह रहे हैं। तो आप जाएंगे वाशिंगटन डीसी बाहर उसके बिल्कुल वहां पर ये एवोल्यूशन और क्रिएशन वाले ना आपसे बकायदा डिबेट कर रहे होते हैं। वहां पर एवोल्यूशन वाले लोगों को समझा रहे होते हैं कि ये रिलीजियस नहीं है, साइंस है, साइंस की वजह से ही है हम, देयर इज नो गॉड। तो इस तरह की चीजें ना आपको वहां मिलेंगी। ठीक है, पूरी दुनिया में ना लोग इस तरह के हैं जो कि इथीज्म के ऊपर जो बिलीव करते हैं, वो नॉर्मली एवोल्यूशन के ऊपर बड़ा बिलीव करते हैं कि देयर इज नो गॉड, ये चीजें खुद ब खुद हो रही हैं, ये चीजें
हमने हम मुसलमान हैं। मैं तो मुसलमान हूँ, आप भी सारे मुसलमान ही हैं ज़ाहिर है, बट यू आई बिलीव इन, कोई पता नहीं लगता ना इतने आजकल ते मैंने देखा कि लोग बड़े चेंज हो गए हैं, बहुत इथीज्म की तरफ लोग ना गए हुए हैं, ऐसा ही है। ठीक है। तो उन्होंने थोड़े जो कभी तू कौन ते है तो मैं यार है जो अल्लाह ताला, मैं मेरा ये बिलीव है कि अगर एवोल्यूशन भी हो रही है तो अल्लाह की मर्जी से हो रही है, अल्लाह की मर्जी के बगैर नहीं हो सकती, ऐसा ही है। ठीक है। और जिस तरह के जो आजकल जो हमारी जो है ना ये खानदान है, ये जो हमारे बच्चे हैं बच्चियां, इसमें से अब सलाहुद्दीन अय्यूबी तो पैदा नहीं होने। तो ऑर्थोलॉग्स क्या होते हैं? सेम जो है ना, सेम एंसेस्टर से आए हो ना, उसे हम कहते हैं ऑर्थोलॉगस रीजन। तो ऑर्थोलॉगस रीजन डुप्लीकेट होके जो नया जीन बनते हैं वो उसे कहते हैं, एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर डुप्लीकेट हो जाए उसे हम कहते हैं पैरालॉग, उसे क्या कहेंगे? पैरालॉग। और ये जो आरएनए सिक एनालिसिस है, इससे हम जो जीन्स हैं उसकी एक्सपेंशन कैसे हो रही है, उनके डिफरेंट जीन्स का फंक्शन क्या है, वो हम मालूम कर सकते हैं यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी। ठीक है। जीनोम वाइड एनालिसिस के अंदर भी हम इसको comprehensive examination of gene expression pattern across entire genome, it provides a insight into biological function and disease mechanism। ठीक है। ये जो एनसीबीए जियो का एक डेटाबेस है जिसके थ्रू हम ये डाटा सारा डाउनलोड कर सकते हैं और इन सिलिको जीन एक्सप्रेशन एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है। ये डिफरेंट स्टडीज हैं। पर क्या स्टडी ए प्लांट रिस्पॉन्स, स्ट्रेस रिस्पॉन्स आया, आइडेंटिफाई डिफरेंशियली एक्सप्रेस जीन इन्वॉल्व इन, ये एक हमारी स्टडी इसके अंदर इस तरह की हो सकती है। स्टडी बी क्या होगी? डेवलपमेंटल बायोलॉजी। डेवलपमेंटल बायोलॉजी क्या होगी? डेवलपमेंटल बायोलॉजी का मतलब है कि प्लांट की डिफरेंट डेवलपमेंट के अंदर, और क्या रूट से शूट, शूट से फ्लावर, फ्लावर से फर्टिलाइजेशन होनी, ये डिफरेंट डेवलपमेंट है। अब इस डिफरेंट डेवलपमेंट के अंदर कौन से जीन्स इन्वॉल्व हैं वो हम स्टडी कर सकते हैं यूजिंग आरएनए सीक्वेंसिंग या जीन एक्सप्रेशन एनालिसिस। इसके अंदर क्या करेंगे? मैप एक्सप्रेशन पैटर्न ड्यूरिंग प्लांट डेवलपमेंट के अंदर जो डिफरेंट डेवलपमेंटल प्रोसेसेस हो रहे हैं उसके अंदर हम जो जीन्स हैं उनको स्टडी करते हैं। स्टडी सी क्या है? स्पीशीज कंपैरिजन। हम दो डिफरेंट स्पीशीज का आपस में कंपैरिजन कर सकते हैं कि कौन से ऐसे जीन्स हैं। अगर एक जीन, एक स्पीशीज कोल्ड टॉलरेंट है, हमारी टोमेटो की दो वैरायटीज हैं, एक कोल्ड टॉलरेंट है और एक कोल्ड टॉलरेंट नहीं है, एक हीट टॉलरेंट है, एक हीट टॉलरेंट नहीं है। अब हीट टॉलरेंट का मतलब क्या होगा इन केस ऑफ टोमेटो? हाँ। टोमेटो के अंदर ऐसा ना, आप फील्ड में रहते हैं, टोमेटो के अंदर क्या प्रॉब्लम होता है हाई टेम्परेचर की वजह से? पॉलिनेशन इफेक्ट होती है। ये देखे ना, ये प्रैक्टिकल चीजें हैं, जिनको पता है उनको पता है कि पॉलिनेशन इफेक्ट होती है। पॉलिनेशन का मतलब है पॉलन ग्रेन नहीं बनते। जब हाई टेम्परेचर आ जाता है तो पॉलन ग्रेन नहीं बनते, पॉलन अबॉर्ड हो जाते हैं। अगर हम देखेंगे एक ऐसी टोमेटो की वैरायटी जो जिसके पॉलन 40 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर भी अबॉर्ड ना हो और वो बने सही, और वो फ्रूट सेट भी अच्छा दे, इट मीन वो ही टॉलरेंट होगी। अगर एक ऐसी टोमेटो की वैरायटी जो 40 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर पॉलन उसके वायबल ना रहे और फ्रूट सेट भी कम हो, तो इट मीन वो हीट नहीं है, वो ससेप्टिबल है। ठीक है। अब हीट इज अ प्रॉब्लम फॉर टोमेटो, नॉट अ प्रॉब्लम फॉर राइस। वाई? राइस के अंदर कोल्ड इज अ प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि जब कहा जाता है कि जब इसका फ्लावरिंग का टाइम हो ना, उस टाइम नॉर्मली फ्लावरिंग कब आती है राइस के अंदर? सितंबर में। और उस दौरान अगर यकदम टेम्परेचर ड्रॉप कर जाए ना, तो इसकी फ्लावरिंग, किसी भी चीज का स्ट्रेस क्या होगा जो उसकी, हाँ हमारे लिए किसी भी क्रॉप का स्ट्रेस क्या होगा जो यील्ड को कम करे।
हमारे लिए किसी क्रॉप का स्ट्रेस क्या होगा, जो उसकी यील्ड को कम करे। जो यील्ड को कम करेगा इट मीन जो फ्लावरिंग को कम करेगा, फर्टिलाइजेशन को कम करेगा। जितनी कम फर्टिलाइजेशन होगी उतनी कम यील्ड होगी। इट मीन जो फ्लावरिंग मैकेनिज्म को डिस्टर्ब करेगा, वो स्ट्रेस उस क्रॉप के लिए वो स्ट्रेस होगा, हमारे लिए नहीं लगी समझ। ठीक है। इट मीन्स दैट अगर अगर हम कहें कि फ्रॉस्ट आ जाती है जनवरी में बहुत ज्यादा, एक ऐसा एरिया जहां पर सिट्रस ग्रो कर रहे थे, लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से ऐसा हुआ कि वहां पर ना जनवरी में जब फ्लावर बड बननी थी, तो पहले नॉर्मल फ्रॉस्ट होती थी, लेकिन अब फ्रॉस्ट बहुत ज्यादा हो गई है, तो वहां पर सिट्रस ग्रो नहीं करेगा, क्योंकि वहां पर फ्लावरिंग नहीं होगी। जब फ्लावरिंग नहीं होगी तो क्या होगा, वहां पर फ्रूट नहीं बढ़ेगा, यील्ड नहीं इसीलिए नारोवाल के अंदर सिट्रस इतना अच्छा ग्रो नहीं करता। दिस इज द रीजन व्हाई सिट्रस इज नॉट नॉर्मली, आपको देखा होगा नॉर्मल किया ना, वहां पर इतना सिट्रस नहीं होता। उसकी वजह क्या है, टेम्परेचर ड्यूरिंग फ्लावरिंग, टेम्परेचर ड्यूरिंग फ्लावरिंग टाइम। ये आपको समझना चाहिए कि जो स्ट्रेस है वो किसी क्रॉप के लिए स्ट्रेस, हमारे लिए क्या है, वो उस क्रॉप के लिए तो फर्ज किया उसने इतने थोड़े से फ्लावर बना लिए अपने लिए, फ्रूट सेट भी कर लिया वो, तो उसके लिए तो कोई मसला नहीं, क्रॉप के लिए तो कोई मसला नहीं, उसने अपनी जिंदगी अपने बच्चे थोड़े पैदा कर लिए, अगली वो जनरेशन उसकी चल रही है। लेकिन प्रॉब्लम तो वो हमारे लिए है ना। इसी तरह ही हर क्रॉप के लिए डिफरेंट प्रॉब्लम है। हर क्रॉप के लिए, अब राइस के लिए कोल्ड प्रॉब्लम है, और सिट्रस के लिए भी कोल्ड और फ्रॉस्ट प्रॉब्लम है, सिट्रस के लिए भी कोल्ड। हम चाहते हैं कि नारोवाल में सिट्रस ग्रो करें, तो क्या करना पड़ेगा कि हमें ऐसे उनके अंदर जीन्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे जो कि कोल्ड के दौरान उसके पॉलन, जो एक तो होता है ना, यहां पर प्रॉब्लम और है सिट्रस के अंदर, फ्लावर बट नहीं बनती, फर्टिलाइजेशन तो बाद में होगी ना, पहले फ्लावर बड बनना। इट मीन अब आपने यहां पर जीन ऐसे आइडेंटिफाई करने हैं जो फ्लावर बड को बनने दे कोल्ड के दौरान। भी ज़ाहिर है फ्लावरिंग कब आती है सिट्रस के अंदर, वो तो आती है फरवरी मार्च में जाके, फरवरी में फ्लावरिंग आती है, मार्च में फर्टिलाइजेशन हो जाती है। अब अप्रैल में देखते हो ना छोटे छोटे दाने के लेवल के वो फ्रूट आता है। ठीक है। इट मीन सिट्रस के अंदर प्रॉब्लम पॉलन ग्रेन भी नहीं है, पॉलन ग्रेन से पहले जो फ्लावर बड बननी है ना, वो कोल्ड की वजह से प्रॉब्लम है। मेरी बात की समझ आ रही है ना। हर क्रॉप के लिए प्रॉब्लम जो है वो डिफरेंट है। किसी के लिए फ्लावर बड बनना प्रॉब्लम है, किसी के अंदर पॉलन ग्रीन बनना प्रॉब्लम है, किसी के अंदर फर्ज किया अब बॉल शेडिंग हो जाती है कॉटन के अंदर। कहा जाता है कि अगर बॉल बन जाए, अगर वो शेड हो जाए, तो ज्यादा कॉटन नहीं बनेगी, उसके अंदर रुई नहीं बनेगी। हीट एक प्रॉब्लम है इसके अंदर, हीट भी दिन की नहीं, रात की। पिछले कई साल से टेम्परेचर, आज से 10 साल पहले नाइट का एवरेज टेम्परेचर 28 डिग्री सेंटीग्रेड होता था जून जुलाई में, जुलाई अगस्त में। अब एवरेज टेम्परेचर 29 हो गया मुल्तान का। 1 डिग्री राइज करने से रात के कॉटन की बॉल शेडिंग, ठीक है, अब बॉल शेड हो गया, गुजारा उसके अंदर रुई होती है, वो रुई नहीं बनेगी। अब आपने देखना है कि आपकी क्रॉप का प्रॉब्लम क्या है, आपकी क्रॉप का प्रॉब्लम वो आपने आइडेंटिफाई करना है। ठीक है। हर एक के लिए डिफरेंट एनवायरनमेंट है। और अब अगला आ गया स्टडी डी क्या है, मेटाबॉलिक पाथवे। अब ये मेटाबॉलिक पाथवे क्या है, मैं जिस तरह हमने वो जो हमारी हरम खालिद है उसका का प्रोजेक्ट क्या है कि वो पोटैटो स्टार्च। अब हमने क्या करना है कि पोटैटो का स्टार्च वाले जीन्स एक्टिवेट हो जाए। पोटैटो की शेप चाहे मेरे तरह की हो, अजीबो गरीब सी, ठीक है, चाहे लंबूतरी हो कुर्तलैन की तरह, ठीक है, छोटी छोटी हो जैन की तरह, ठीक है, मोटी हो
जिसकी भी तरह, लेकिन हमें उसके अंदर स्टार्च चाहिए। हमें क्या चाहिए? चाहे हमने उससे ना ही कोई चिप्स बनानी है, चिप्स बनाने के लिए हमें लंबा आलू चाहिए। लंबा ना, ऐसे ही है ना। तो सुना है कि 110 मिलीमीटर चिप्स जो होती है ना, कितनी तक होती है? अ, जो KFC और मैकडोनल्ड की चिप्स की लेंथ कितनी होती है? 110 मिलीमीटर कितना होगा? एक में 1 सेंटीमीटर में तो कितने मिलीमीटर होते हैं? 10 मिलीमीटर होते हैं ना। तो इट मीन्स दैट अगर हम 110 मिलीमीटर होगा तो उसके अंदर कितने सेंटीमीटर होंगे? 11 सेंटीमीटर। 11 सेंटीमीटर कितना होता है? इतना सा। इट मीन अगर हम इतनी चिप्स हो जाए तो हमें सहारा, जितनी चिप्स की लेंथ बड़ी होगी उतना ज्यादा लोग ना पसंद करते हैं। ठीक, ठीक है। तो अब हमने अगर चिप्स के लिए प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी लेकर आनी है तो हमें और जीन्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ठीक है। अगर हमने स्टार्च के लिए प्रोडक्शन करनी है तो और मेटाबॉलिक, इसे कहते हैं मेटाबॉलिक पाथवेज की इंजीनियरिंग। मेटाबॉलिक, हमने स्टार्च कंटेंट बढ़ाना है की रेगुलेटरी जीन्स इन मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के अंदर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हम ये करें कि कौन से ऐसे जीन्स हैं दैट इनहांस द, आपको अभी मुझे वो अपने शनावर साहब बता रहे थे कि जब KFC और ये जो मैकडोनल्ड है ये पाकिस्तान में आए ना, उसी दौरान इंडिया में आए हैं। ठीक है। एक पोटैटो की एक वैरायटी थी, पता नहीं कौन सी, आप उसका नाम मुझे। ठीक है। अब वो पोटैटो की वैरायटी यूके की एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने डेवलप की थी, जिसकी 110 मिलीमीटर लेंथ थी। अब इंडिया वालों ने ये कहा कि आप वो पोटैटो की वैरायटी ना पहले हमारे पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट में पहले आके शो करें, यहां ग्रो करें, फिर यहां से आप लें। पाकिस्तानी ने क्या, तुसी बस आ जाओ तो जितों मर्जी बाहरों इंपोर्ट करते रहो। अब हमें हर बार वो पोटैटो की वैरायटी इंपोर्ट करनी पड़ती है, इतने हम अपने सके हैं अपने मुल्क के साथ। ठीक है। हमारी वो वैरायटी हमारे पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट में आती, जहां पर एक्लेमेटाइज होती, जहां पर अडॉप्ट होती, और फिर जहां की कंडीशन के मुताबिक हमें, अब जो जिस तरह डॉलर का रेट बढ़ता है इस तरह चिप्स का रेट बढ़ जाता है। मेरी बात की समझ आई ना? तो हमारा जो चिप्स का रेट बढ़ जाता है। ठीक है। अब ये इसके ऊपर रिसर्च करने की जरूरत है। आप लोग रिसर्च करें कि कैसे हम पहले तो आइडेंटिफाई करें कि कौन सी ऐसी वैरायटी है जिससे लेंथ बड़ी हो चिप्स की। ठीक है। अगर नहीं, हमारी वैरायटीज के अंदर इतना पोटेंशियल नहीं है, उसको कैसे इनहांस किया जाए? एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस के थ्रू, जीन एक्सप्रेशन पैटर्न के थ्रू, किस तरीके से उसको हम लेके चलें। अब वो कहते हैं कि अब अभी मुझे कल परसों एक इंडस्ट्रियलिस्ट मेरे साथ बैठा था, कहते हैं यार हमें ना रिसर्च करनी चाहिए कि पोटैटो के अंदर या टोमेटो के अंदर पानी कम हो। क्या हो? ड्राई मैटर कंटेंट ज्यादा हो। वो हमारे लिए अच्छा है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए। हमारी इंडस्ट्री की एप्लीकेशन के अंदर हमारे टोमेटो के अंदर जितना ड्राई मैटर ज्यादा होगा, हम कहता है सारा जो ड्राई मैटर के लिए ना हम टोमेटो चाइना से मंगवाते हैं। उन्होंने कोई इधर ना वो इसके अंदर केचप या कोई डिफरेंट तरह की चीजें बनानी है इंडस्ट्री ने, और वो सारा कहता है हम टोमेटो ना हम चाइना से मंगवाते हैं। वजह क्या है? कि उसके अंदर पानी कम होता है, ड्राई मैटर कंटेंट ज्यादा होता है। पाकिस्तान की सारी टोमेटो की वैरायटी के अंदर पानी ज्यादा होता है, हमारे काबिल ही नहीं है कि हम हमारी यहाँ इंडस्ट्री चल सके। ये वो प्रोजेक्ट्स हैं, ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जिसके ऊपर काम करने की जरूरत है। कि अब देखिए ना इंडस्ट्री को क्या प्रॉब्लम है। अब आप तो अब इंडस्ट्री के साथ लिंक हैं, इंडस्ट्री के साथ बैठे उनसे पूछें, जो आपके दोस्त हैं क्लास फेलो हैं, उनसे पूछे कि यार ये फूड इंडस्ट्री, स्पेशली फूड इंडस्ट्री को हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट चाहिए ना। आप आपके जो दोस्त है ना क्लास फेलो है जो फूड टेक्नोलॉजिस्ट है, उनसे पूछें, बताएं फूड टेक्नोलॉजी, फूड इंडस्ट्री के क्या प्रॉब्लम है, उसके ऊपर रिसर्च करें, अपने मास्टर्स का प्रोजेक्ट डिजाइन करें। कुरकुमिन है, हल्दी,
सारी हल्दी हम कुरकुमेन बाहर से मंगवाते हैं। पाकिस्तान की क्या पोटेंशियल ही नहीं है कुरकुमेन की? जी जी, ठीक हो, मैं आ रहा हूँ बात, अगर आप जा रहे हैं चले ठीक है, मैं आ रहा हूं। तो ये समझ आ गई आपको कि हमने कुरकुमेन को, सारी हम कुरकुमेन बाहर से मंगाते हैं, पोटैटो स्टार्च सारा बाहर से क्यों मंगवाते हैं? अब सारी इंडस्ट्री को ना, स्पेशली फूड इंडस्ट्री को, जो हॉर्टिकल्चर बेस्ड फूड इंडस्ट्री है, उसका ना आप लोगों को विजिट जरूर करना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है। हम ना अन्य ना ही हम खुद कर जाते हैं फूड इंडस्ट्री में, ठीक है, हम भी निकम्मे हैं इसमें, हम भी निकम्मे हैं, हम सारे निकम्मे हैं। तो आप लोग ना विजिट करें और लोगों से पूछें कि एनालिस्ट करें कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं। मैंने बताया ना, ये दो तीन तो मैंने आपको बता दिए कि अब सिट्रस के अंदर, कहते हैं सिट्रस का ये जो फ्रूट, छोटा सा, छोटी जी, अक्सर फ्रूट जो है ना हमारा जाया हो जाता है, फ्रूट शेडिंग हो जाती है सिट्रस की अप्रैल में ना, थोड़ा सा इतना सा होता है फ्रूट, गिर जाता है। सुना उसके अंदर इतने केमिकल्स हैं, चार पांच तो उसने मुझे गिनवाए थे, कहता इतने ज्यादा केमिकल्स हैं उन, जो इमेच्योर फ्रूट है उसको हम पिक कर लें और उसको हम यूज कर सकते हैं इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए। उसके अंदर से कई ऐसी फार्मास्यूटिकली इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं, और उसके अंदर फूड इंडस्ट्री के अंदर वो जो कई ऐसे केमिकल्स हैं जो उसमें से आइसोलेट करके हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इट मींस हॉर्टिकल्चर के अंदर कितना पोटेंशियल है, बहुत पोटेंशियल है, लेकिन हमने अभी तक उसको यूटिलाइज ही नहीं किया, ठीक है। हम कितनी इंपोर्ट, आप लोग देखा करेंगे कि टोमेटो कितना हम इंपोर्ट कर रहे हैं बाहर से, और वो क्यों कर रहे हैं? क्वेश्चन ये है कि एक तो कर रहे हैं, नहीं है, इट मीन उसके ऊपर रिसर्च करने की जरूरत है। क्या वो रिसर्च आप लोगों ने करनी है? आपका एमएससी का प्रोजेक्ट ऐसा हो जिसके अंदर वाकई कोई इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंट चीजें हों, और वो हम प्रॉब्लम, वो मुझे कहते यार हमने इवन जरा यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में भी लोगों को प्रोजेक्ट देने की कोशिश की है, वो भी नहीं ऐसा सोचते, वो भी बस ना लकीर के फकीर है। कहता वो दोस्त कह रहा था कि मैंने हम इतना उनको ऑफर भी किया, हम आपको इतना बड़ा प्रोजेक्ट देते हैं, आप हमारे प्रॉब्लम सॉल्व करें। पाकिस्तान में रिसर्च का कल्चर नहीं है ना, ये ऐसा क्यों है? वी नीड टू फाइंड आउट द प्रॉब्लम, रियल प्रॉब्लम, एंड फाइंड द सोल्यूशन, जिस तरह वजीहा ने निकाला है सोल्यूशन, जो पंजाब यूनिवर्सिटी की टेक्नोलॉजी ने दुनिया में छा गई। ये लफ्ज कहाँ से लिया था आपने? है? है? आप ही डाल दिया उन्होंने? ओए ओए, मैं कह रही, मैं खुद हैरान रह गया, मैं क्या, मैं ऐसे बच्चे पैदा कर ले जेड़ा ने, मैं ते शेयर किया बकायदा फेसबुक ते, मैं क्या यार ये ते थी कोई ऐसी टेक्नोलॉजी पंजाब यूनिवर्सिटी ने डेवलप कर ली है, और पंजाब यूनिवर्सिटी के टीचर्स को पता ही नहीं है। भूली की, अच्छा वो मैंने सारी नहीं देखी। अच्छा, तो मैं क्या, अभी छा गई है मजीहा, ये मजीहा है जिसने वो टेक्नोलॉजी डेवलप की, पता है आपको? ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की है कि छा गई है। ये शजाती ये नहीं वापरती, ये तो नासा वालों ने उठा के ले जाना इसको। आप इनके पास इंटर्नशिप, आप लोग ना इनसे इंटर्नशिप करें, बीएससी सेवंथ सेमेस्टर में आप लोग, तो वजीहा द इन्वेंटर ऑफ द टेक्नोलॉजी स्टाइपेंड भी देगी ये, डॉलर्स में आपके साथ वो ग्रीन इनिशिएटिव, ठीक है। तो इसमें हमने ये सारी की सारी, बस ये लास्ट है, ये फीचर, ये लास्ट है। इनहांस सेंसिटिविटी एंड रिड्यूस कॉस्ट कर सकती है, इनोवेशन में लीड टू न्यू एप्लीकेशन इन अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्लेक्स ट्रेड। क्या कंक्लूजन, ये फाइनली कंक्लूजन आ गई है। समरी क्या है, ये पढ़ो आप ही वहां।
insights into deep expression and dynamics, understanding to processes application and future potential. potential. For advancing economic research and annual planning about शहजादी यू आर ग्रेट, जिसके लिए हम आते हैं